कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक लड़का एक स्टोर की तरफ जा रहा है। वह स्टोर से सामान खरीदते वक्त काफी सैड लग रहा था। वह अपने मन में सोचता है वो इससे थक चुका है। सस्ते और बहुत कम कंटेंट वाले चावल की जगह उसे प्रीमियम क्वालिटी का खाना खाना चाहिए जिसमें अलग अलग इंग्रेडिएंट्स हों। हल्के टेस्ट और कम बबल्स वाली बियर की जगह उसे स्ट्रॉन्ग बियर चाहिए जिसमें सही अमाउंट में बबल्स हों। फिर उसने एक बियर खरीदी और खाना खाते हुए भी उदास मन से सोचने लगा कि इस जगह की बजाय वो कहीं और जाना चाहेगा जहां वो सबके साथ एंजॉय कर सके। फिर हमें पता चलता है कि ये लड़का एक ऑर्डिनरी फैमिली से था। उसका परिवार बहुत हार्ड वर्किंग था। स्कूल पूरा करने के बाद उसने एक अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की और फिर चांस से उसे एक अच्छी कंपनी में जॉब मिल गई। लेकिन अचानक एक दिन उसकी मदर और फादर दोनों की डेथ हो जाती है जिसकी वजह से वह डिप्रेशन में चला जाता है। वह ऐसे ही 4 साल तक डिप्रेशन में रहता है। फिर अचानक उसे फिर से जॉब मिलती है और अब वो एक छोटी गेम डेवलपिंग कंपनी में काम कर रहा है। ये सब सोचते हुए उसे खिड़की की दिशा से सिगरेट्स के स्मोक की स्मेल आती है और वह देखने जाता है कि कौन सिगरेट पी रहा है। जैसे ही वह खिड़की खोलता है वह एक अलग डायमेंशन का गेट देखता है जिसे देखकर वह काफी सरप्राइज्ड हो जाता है। फिर उसके फोन पर शो गेट का नोटिफिकेशन आता है। वह सोचता है क्या सिर्फ मैं ही इस गेट को देख सकता हूँ? अगर यह कोई फ्यूचर गेट होता तो बेहतर होता, लेकिन फिर भी अगर यह मेरी लाइफ बदलने का रास्ता है तो मैं इसे एक बार ट्राई करना चाहूंगा, लेकिन इसे यूज कैसे करूं? फिर वह एक आइटम उस गेट के अंदर डालने की कोशिश करता है लेकिन वह आइटम अंदर नहीं जाता। तब उसे कंफर्म हो जाता है कि इस गेट के अंदर उसके अलावा कोई भी आइटम नहीं जा सकता। फिर वह आगे सोचता है कि ऐसा भी हो सकता है कि मैं अंदर चला जाऊं और वापस ना आ सकूं। वैसे भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चलो अंदर चलते हैं। उस डायमेंशनल गेट के अंदर जाकर वह एक पुराने घर में पहुंचता है और उसे देखकर सोचता है कि यह घर बहुत पुराना लग रहा है। यह सब कुछ रियल में बहुत एक्सपेंसिव लगता है। फिर वह खिड़की से बाहर देखता है और बाहर का व्यू देखकर उसे ये गांव बहुत पसंद आते हैं। थोड़ी देर बाद वह साइड टेबल पर एक शाइनिंग पेपर देखता है जिस पर इस डायमेंशनल गेट के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में लिखा था। असल में इस गेट की मदद से वह जब चाहे एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, लेकिन यह गेट सिर्फ 2 बार ही काम करेगा। फिर वहां एक और चीज रखी थी जिसका नाम सब स्पेस पॉकेट था। यह पॉकेट इस गेट से कनेक्टेड थी। ये ऐसी पॉकेट थी जिसकी मदद से अर्थ से कुछ भी उठाया जा सकता था, लेकिन इस पॉकेट में रखी जाने वाली चीज का वेट लिमिटेड होना चाहिए, वरना आप अर्थ से किसी भी तरह की चीज उठा सकते हो। बस आपको उस आइटम पर अपना राइट हैंड रखना होगा और लेफ्ट हैंड एम्प्टी स्पेस में। इसमें क्या लाना है इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन जो चीज आप वापस ले जा सकते हो वह सिर्फ गोल्ड है। यह सुनकर वह लड़का बहुत सरप्राइज्ड हो जाता है क्योंकि शुरू में उसे यहाँ रहने के लिए 1000 गोल्ड रुपए दिए जा रहे थे। फिर वह कॉन्ट्रैक्ट को आगे पढ़ता है जिसमें लिखा था, अगर तुम इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करते हो तो तुम मैन एम्पायर की लैंग्वेज सीख जाओगे। तुम्हारे पास सोचने के लिए 60 डेज हैं। अगर 60 डेज के अंदर साइन नहीं किया तो इस डायमेंशन गेट से जुड़ी सारी मेमोरीज तुम्हारे दिमाग से इरेज हो जाएंगी, और अगर किसी भी रीजन से तुम्हारी डेथ हो जाती है तो इस डायमेंशनल गेट का कॉन्ट्रैक्ट अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अगर तुम साइन करना चाहते हो तो तुम्हें इस पेपर पर अपना राइट हैंड रखना होगा। वह लड़का सोचता है कि 60 डेज बहुत ज्यादा है, मैं सोचना और साइन करना चाहूंगा। फिर वह साइन कर देता है और उसी के साथ वह जर्मन एम्पायर की लैंग्वेज भी सीख लेता है। फिर उस लड़के का जर्मन एम्पायर में वेलकम किया जाता है और उसे चो इशू नाम दिया जाता है। फिर वह सोचता है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि इस वर्ल्ड में मैं क्या कर सकता हूँ? क्या मैं कोई नोबल मैन बनूंगा या फ्यूडल लॉर्ड या फिर कोई विजर्ड? वैसे भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिलहाल मैं यहाँ रहना चाहता हूँ और अपनी लाइफ की छोटी प्रॉब्लम से दूर रहना चाहता हूँ। हम एक लेडी को उससे कहते हुए देखते हैं, क्या तुम्हें यह फूड पसंद नहीं आया? वह कहता है, नहीं ऐसा नहीं है, मैं बस कुछ सोच रहा था। वैसे भी शायद ये फूड मुझे सेटिस्फाई करने के लिए इनफ नहीं होगा। वह कहता है कि वह अपने रूम में ये चेक करने गया था कि उसने सारा गोल्ड कैश में एक्सचेंज किया है या नहीं। फिर वह वापस उस जगह जाने का प्लान बना रहा था, लेकिन उसकी आंख लग गई और वह सो गया। फिर उसने एक चीज नोटिस की कि वह काफी यंगर दिखने लगा था। उसकी स्किन काफी शाइनी हो गई थी, उसके हेयर का कलर चेंज हो गया था और साथ ही उसकी नोज थोड़ी ऊंची हो गई थी। शायद इस फेस के लिए भी उसके पैसे डिडक्ट हो गए होंगे। फिर वह उसी विलेज में दोबारा जाता है और सोचता है कि क्या यहाँ उसका फोन काम करेगा? वैसे भी मुझे यहाँ फोन यूज करने की जरूरत नहीं है। फिर वह अपने रूम की विंडो खोलता है और बाहर का व्यू देखता है और शॉक्ड हो जाता है क्योंकि इस बार व्यू और भी ब्यूटीफुल था। फिर वह पास वाले रूम में एक लेडी को देखता है, वह लेडी भी उसे देखती है। यीशु सोचता है कि शायद वह एक विलेजर है। हमारी आंखों का कांटेक्ट हो गया, अब क्या मुझे उसे ग्रीट करना चाहिए? तभी वह लेडी खुद पूछती है, तुम कौन हो? यीशु अपना नाम बताता है। फिर वह लेडी कहती है कि यह घर काफी समय से खाली था, क्या तुम अभी अभी यहाँ आए हो? तुम कौन हो? क्या तुम्हें विलेज चीफ से परमिशन मिली है? यीशु कहता है, मैं एक एडवेंचरर हूँ, मैं 1 हफ्ते के लिए यहाँ रुकने वाला हूँ और अगर मैं ज्यादा समय
मैं रुकने का फैसला करूंगा तो चीफ से परमिशन ले लूंगा। फिर वह लेडी इशू से कहती है, जब तुम यहाँ हो तो आकर खाना खा लो। शू ने नहीं सोचा था कि वह इतनी पॉलिट होगी। फिर वह उनके साथ खाना खाने चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वह खाने के लिए बैठा है, लेकिन वह लेडी उसे सिर्फ एक बोल सूप देती है, जिसे देखकर उसे लगता है कि यह फूड बहुत सिंपल है लेकिन देखने में डिलिशियस लग रहा है। वैसे भी अकेले घर बैठने से बेहतर है कि यहाँ ट्राई करके खाया जाए। वह वुमन बियर और ट्रायंगल किम्बाब खा रही थी। वैसे भी मैं यहाँ कुछ समय तक रहने वाला हूँ तो मुझे यहाँ का खाना खाने की हैबिट डालनी ही पड़ेगी। फिर वह उस लेडी से उसका नाम पूछता है। वह लेडी बताती है कि उसका नाम मैगी हम्फ्री है। वह आगे पूछता है, क्या आप यहाँ अकेले रहती हैं? आंट मैगी बताती है कि उसका हस्बैंड बार में काम करने गया है और उसका सन दूसरे टाउन में रहता है। वह पूछती है, तुम कहाँ से आए हो? इशू कहता है, मैं कोरिया के सू सिटी से आया हूँ। आंट मैगी कहती है, तुम सच में काफी दूर से आए हो। फिर इशू कहता है, अब मैं इसे खाने की कोशिश करूंगा। वैसे भी यहाँ स्पून या फोर्क नहीं है, मतलब मुझे इस ब्रेड को सूप में डुबोकर खाना होगा। सूप को देखकर इशू सोचता है कि इस तरह का सूप हमारे सिटी में भी मिलता है, लेकिन उसमें और भी कई तरह के इंग्रेडिएंट्स मिलाए जाते हैं। फिर आंट मैगी कहती है, क्या तुम इसे नहीं खाओगे? इशू कहता है, नहीं, मैं इसे भी खाऊंगा। आंट मैगी कहती है, ठंडा होने से पहले खा लो। इशू सोचता है कि ब्रेड थोड़ी हार्ड है, लेकिन जब मैं इसे वार्म सूप में डिप करता हूँ तो ये बहुत सॉफ्ट हो जाती है और सच में खाने में अच्छा लगता है, लेकिन इसमें कुछ मिसिंग है। ओह, ब्लैक पेपर। फिर वह मैगी से कहता है, एक्सक्यूज मी मैम, क्या आपके पास ब्लैक पेपर है? मैगी थोड़ी सरप्राइज हो जाती है। आंट मैगी कहती है, क्या तुम्हें ये फूड पसंद नहीं आया? इशू कहता है, नहीं, ऐसा नहीं है, हमारी सिटी में हर तरह के सूप में ब्लैक पेपर डाला जाता है, इसलिए मैं पूछ रहा था। आंट मैगी कहती है, शायद तुम्हारी जगह ये सस्ता होगा, लेकिन यहाँ ये बहुत एक्सपेंसिव है, इतना एक्सपेंसिव कि सिर्फ नोबल लोग ही इसे खा सकते हैं। मैंने आज तक इसे कभी खरीदा ही नहीं। इशू सोचता है शायद उसे ब्लैक पेपर की बात करना पसंद नहीं है। फिर वह कहता है, यह ब्रेड और सूप सच में बहुत डिलिशियस है, इसमें कॉर्न का डीप टेस्ट है जिसकी वजह से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। आंट मैगी कहती है, इतना मत बोलो, बस अब खा लो। इशू कहता है, माफ कीजिए, लेकिन अगर आपको बुरा न लगे तो क्या मैं इसकी रेसिपी जान सकता हूँ? आंट मैगी कुछ बना रही थी। वह कहती है, ठीक है, तुम्हें रेसिपी जाननी है, अच्छा मेरे पीछे आओ। फिर दोनों रूम से बाहर जाते हैं। इशू सोचता है इस जगह की हवा सिटी की हवा से कहीं ज्यादा फ्रेश और अच्छी है। आंट मैगी उससे कहती है, यहाँ आओ। इशू दे उसके पीछे चलने लगता है। फिर वह पूछता है, वैसे इस विलेज का नाम क्या है? आंट मैगी कहती है, यह लाउड्रिन है। इशू आस पास देखने लगता है। आंट मैगी कहती है, क्या कर रहे हो? यहाँ आकर ध्यान से देखो, वहां कुछ चीजें रखी थी जिनमें कॉर्न पाउडर था। आंट मैगी का होम मेड बटर ऑनियन जो लैनिन में उगा था। फिर आंट मैगी उसे सूप बनाने का प्रोसेस बताती है। सबसे पहले बटर को मेल्ट करना होता है, फिर कटे हुए ऑनियन को फ्राई करो जब तक उनका कलर ब्राउन ना हो जाए। ऑनियन स्वीटनर की तरह काम करता है, इसलिए किसी और स्वीट चीज की जरूरत नहीं होती। इशू सोचता है, मुझे नहीं पता था कि कॉर्न सूप में भी ऐसा किया जा सकता है। आंट मैगी कहती है, इसके बाद ये कॉर्न पाउडर डालो। ये कॉर्न मैंने लोकल ट्रेडर से खरीदा था, उसने कहा था कि ये न्यू क्रॉप है, इसलिए कुछ समय तक ये आसानी से नहीं मिलेगा। इशू सोचता है, लगता है यहाँ कॉर्न ज्यादा फेमस नहीं है। मैगी कहती है, मैंने सोचा कि इस क्रॉप का पाउडर बनाकर ट्राई करना चाहिए और ये सच में काम कर गया, इसलिए मैं इसे ऐसे ही बनाती हूँ। फिर ऑनियन के साथ थोड़ा और पाउडर डालो, उसके बाद पानी और मिल्क साथ में डालकर स्लो फ्लेम पर बॉईल करो, बस इतना सा सॉल्ट डालो। अब ये रेडी है। सूप बनते हुए देखकर इशू काफी अमेज्ड हो जाता है। सूप बनने के बाद इशू सोचता है कि इसका प्रोसेस बहुत सिंपल है, लेकिन फिर भी अगर मैं इसे बनाऊं तो शायद इतना टेस्टी कभी ना हो। आंट मैगी सूप लेकर घर के अंदर जाने लगती है, तभी इशू अपनी पॉकेट से कुछ निकाल कर उसे गिफ्ट के तौर पर देता है। आंट मैगी उस चीज को देखकर बहुत सरप्राइज्ड हो जाती है। वह एक मिरर था जो काफी एक्सपेंसिव लग रहा था। इशू कहता है, आपने मुझे अपने घर खाना खाने के लिए बुलाया, इसलिए ये मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है। आंट मैगी ने उसे थैंक यू कहा और फिर रफ तरीके से मिरर इशू को वापस पकड़ा दिया। इशू सोचता है, लेकिन वह इतनी रफ क्यों हो गई? फिर इशू उससे लाइब्रेरी का रास्ता पूछता है जो आंट मैगी उसे बता देती है। इशू बाकी सारी बातें छोड़कर लाइब्रेरी की तरफ बढ़ जाता है। फिर हम इशू को चलते हुए देखते हैं और वह विंडो से एक लड़की को देखता है। जैसे ही लड़की इशू को नोटिस करती है वह भाग जाती है। इशू सोचता है शायद वह शाय है। फिर वह लाइब्रेरी की तरफ बढ़ जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वह लाइब्रेरी पहुंच जाता है। अंदर जाकर वह एक लड़के को देखता है जिसके गले में टैग शेयर था और वह कुछ खा रहा था। वह लड़का इशू का वेलकम करता है। इशू गुड मॉर्निंग कहता है और मन में सोचता है, ये आदमी वैसे तो कम से कम 30 साल का लग रहा है, ये क्या खा रहा है? वह लड़का कहता है, शायद हम पहले कभी नहीं मिले। इशू कहता है, मैं एक एडवेंचरर हूँ और कुछ समय के लिए इस विलेज में आया हूँ। मेरा नाम इशू है, मैं कोरिया के सोल सिटी से आया हूँ। फिर इशू लाइब्रेरी में चारों तरफ देखता है और
सोचता है यह लाइब्रेरी है लेकिन मेरे घर की बुक शेल्फ से भी बेटर है। क्या यहाँ सिर्फ 50 बुक्स हैं? शायद ये सारी रेयर बुक्स हों। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही, इतना अच्छा आदमी इस लाइब्रेरी का केयर क्यों कर रहा है? वह लड़का पूछता है क्या तुम यहाँ कुछ देखने आए हो? इशू कहता है हाँ। क्या आप मुझे जर्मन एम्पायर का मैप दे सकते हैं? लड़का मैप ले आता है। इशू पूछता है क्या मैं इसे बोरो कर सकता हूँ? लड़का कहता है नहीं, इस लाइब्रेरी से सिर्फ विलेज के लोग ही बुक्स ले जा सकते हैं, तुम्हें यहीं बैठकर पढ़ना होगा। जब इशू मैप देखने लगता है तो वह लड़का भी बहुत क्यूरियोसिटी के साथ उसे देखने लगता है। इशू सोचता है इसे देखकर लगता है कि वह बहुत वरीड है, मुझे पेजेस बहुत केयरफुली पलटने होंगे, अगर गलती से कोई पेज फट गया तो शायद मुझे काफी ट्रबल हो जाए। मैप देखते हुए इशू कहता है ये तो बस मैप है, इसमें कोस्ट लाइन और कॉन्टिनेंट का स्केच छोड़कर कुछ भी नहीं है। तब वह लड़का मैन में कहता है मैप पर सिटीज या विलेजेस डालना इलीगल है। वह लड़का एक जगह पॉइंट करके कहता है क्या यह लोरान विलेज है? इशू पूछता है क्या यह वॉर की वजह से है? लड़का कहता है हाँ, इसी वजह से डिटेल मैप सिर्फ रॉयल्स और मिलिट्री ही पढ़ सकते हैं। इशू सोचता है उम्मीद है कि अभी यहाँ वॉर नहीं होगी, मैं इस वर्ल्ड में रहकर सफरिंग झेलना और सिर्फ मिलिट्री लोगों की सर्विस नहीं करना चाहता। इशू पूछता है क्या यहाँ अक्सर वॉर होती है? वह आदमी कहता है ऐसा नहीं है, हाल ही में एक विजर्ड फैमिली ने हमारे एम्पायर में वॉर को रोक दिया था, इसलिए इस सिचुएशन को देखकर ऐसा नहीं लगता कि कोई हमारे एम्पायर पर अटैक करने की हिम्मत करेगा। इशू खुश हो जाता है और मन में सोचता है अच्छा है कि मुझे मिलिट्री की सर्विस नहीं करनी पड़ेगी। फिर वह लड़का अपना इंट्रोडक्शन देता है और बताता है कि उसका नाम हांस है, वह इस विलेज में स्ट्रेंथ से जुड़े सारे काम संभालता है। वह इशू से कहता है अगर तुम मेरी एज के आसपास हो तो चलो फ्रेंड्स बनते हैं। फिर इशू अपनी एज बताता है जो 23 है। हांस शॉक्ड हो जाता है और इशू से कहता है क्या तुम यंग दिखने के लिए कोई ड्रिंक या लोशन वगैरह यूज करते हो, क्योंकि मैं तो 17 साल का हूँ। हांस की एज सुनकर इशुए शॉक्ड हो जाता है। इशुए ने नहीं सोचा था कि वह इतना यंग होगा। फिर दोनों दोस्त बन जाते हैं। फिर इशू उससे उस फूड के बारे में पूछता है। हांस कहता है यह ब्रेड है जिसके ऊपर रास्पबेरीज है। पहले फ्लैट ब्रेड को कुक किया जाता है और कुछ डेज के लिए छोड़ दिया जाता है, फिर उसके ऊपर अलग अलग फूड डाला जाता है। इस पर मैंने क्रशड रास्पबेरीज डाली हैं। इसके बाद हंस इशू से कहता है क्या तुम एक बाइट लेना चाहोगे? इशू मन में सोचता है इसे देखकर तो यह ज्यादा टेस्टी नहीं लग रहा। फिर इशू हांस से पूछता है वैसे यहाँ की नियरेस्ट सिटी कौन सी है? हांस कहता है पुशिंग सिटी सबसे पास है, लेकिन वहां कार से पहुंचने में 3 डेज लगते हैं। फिर इशू पूछता है फिर बिगेस्ट सिटी कौन सी है? हांस कहता है आर्मीनिया सिटी, लेकिन मैं कभी वहां नहीं गया। कुछ मर्चेंट्स हमारे विलेज आते हैं, उनसे मैंने इसके बारे में सुना है। यह हमारे एम्पायर की कैपिटल सिटी है, वहां कार से जाने में 1 महीने से भी ज्यादा लग जाता है। जब हांस कुछ लोगों के आने की आवाज सुनता है तो वह सोचता है कि मर्चेंट्स लौट आए हैं। वह इशू से पूछता है कि क्या वह कल इसी टाइम लाइब्रेरी का ध्यान रख सकता है, क्योंकि हांस को मर्चेंट से मिलने जाना है। इशू थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाता है। फिर हांस कहता है कि वह लाइब्रेरी से अपनी जरूरत की चीजें भी ले सकता है। फिर इशू मना नहीं कर पाता। फिर दोनों बाहर आते हैं जहां हमें कुछ मर्चेंट्स दिखते हैं। उन मर्चेंट्स को देखकर इशू को बहुत कूल फील होता है। वह हांस से कुछ कहने जाता है लेकिन देखता है कि हांस वहां से जा चुका है। हम देखते हैं कि हांस आंट मैगी से पूछ रहा है कि वे कहाँ गए। सब लोग बहुत हरी में हैं। इशू को लगता है कि उसे जल्दी अपने घर लौटना चाहिए क्योंकि उसे कुछ सामान खरीदना है। इसके लिए उसे गोल्ड चाहिए। घर आकर वह सोचता है कि पहले शावर ले लेना चाहिए। फिर वह आगे सोचता है कि मैं इस वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड में कुछ भी लेकर नहीं जा सकता, सिर्फ अंडरवेयर पहनकर दूसरे वर्ल्ड जाना थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। यह अजीब है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? हाँ, बार बार आने जाने से बेहतर है कि गोल्ड कॉइन्स का बॉक्स ही दूसरे वर्ल्ड ले जाऊं। इसी के लिए मुझे सब स्पेस पॉकेट चाहिए। फिर वह दूसरी जगह जाता है, अपने 2 गोल्ड कॉइन्स लेता है और मर्चेंट्स को देखने बाहर निकलता है। फिर वह एक रेस्टोरेंट में जाता है जहां मर्चेंट्स ठहरने वाले थे। वहां बहुत सारे लोग हैं जिन्हें देखकर इशू को अच्छा लगता है। वह वहां आंट मैगी को देखता है। आंट पूछती है इशू क्या तुम खाना खाने आए हो? खैर इसके लिए तुम्हें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। इशू कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर आंट कहती है मैं थोड़ी देर में तुम्हारे लिए खाना ले आऊंगी, तब तक ये पी लो। इशू कहता है थैंक यू। फिर वह सोचने लगता है अगर ये बियर होगी तो इसका टेस्ट कैसा होगा? क्या ये वैसा ही टेस्ट करेगा जैसा पहले मेरे फादर पीते थे या कुछ अलग होगा? फिर आंट उसे बियर देती है जिसे देखकर वह बहुत सरप्राइज्ड हो जाता है क्योंकि वह ऐसी बियर काफी टाइम से पी रहा है। वह बियर की एक भी ड्रॉप करने नहीं देता और पूरा ध्यान से पीता है। उसे इस बियर का टेस्ट बहुत डिलिशियस लगता है। वह फिर से पीता है। फिर आंट मैगी वहां आती है। आंट मैगी कहती है इस ड्रिंक के बदले तुम्हें 1 सिल्वर और 5 कॉपर कॉइन्स देने होंगे। इशू एक गोल्ड कॉइन देता है जिसके बदले उसे 8 सिल्वर कॉइन्स और 5 कॉपर कॉइन्स वापस मिलते हैं। वह सोचता है इसका मतलब है कि 10 सिल्वर कॉइन्स बराबर हैं 1 गोल्ड कॉइन के, यानी 1 कप बियर की कॉस्ट हमारे हिसाब से 15,000 होती है। फिर वह पूछता है क्या खाने के लिए अलग से पे करना पड़ेगा? आंट मैगी कहती है चिंता मत करो, तुम दोनों का पेमेंट पहले ही कर चुके हो। वैसे क्या तुम्हारी सिटी में बियर की प्राइस कम है? क्योंकि यहाँ तो हमें 1 कप
बियर 2 कॉपर कॉइन्स में मिल जाती है। अब मैं तुम्हारे लिए खाना प्रिपेयर करने जा रही हूँ, इशू कहता है। तब तक मैं इस बियर को एंजॉय करूंगा। फिर इशू आस पास देखता है, वहां बहुत सारे लोग हैं। वह सोचता है कि उसे कुछ लोगों से बात करनी चाहिए। तभी हांस उसे आवाज देता हुआ आता है। हांस कहता है, क्या तुम भी यहाँ खाना खाने आए हो? इशू कहता है, क्या तुम मेरे साथ ज्वाइन करना चाहोगे? हांस कहता है, नहीं, मैं यहाँ अपने फैमिली के साथ खाने आया हूँ। हमारे विलेज में रूल है कि खाना खाते वक्त फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया जाए, लेकिन मेरी फैमिली ने मुझे मर्चेंट से मिलने की परमिशन दे दी है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। तभी खाना आता है। इस बार खाना पोर्क स्ट्यू और ब्रेड था। इशू सोचता है, मुझे भी अपने पेरेंट्स के साथ खाने का मन करता है। तभी हांस कहता है, तुम्हारा खाना आ गया है। हांस खाने को देखकर कहता है, ये आम तौर पर विंटर में खाया जाता है और अभी समर है, लेकिन मुझे यकीन है कि इसका टेस्ट फिर भी बहुत अच्छा होगा। खाना खाने के बाद मर्चेंट से मिलने चलेंगे। इशू कहता है, ठीक है। फिर वह खाने को देखकर सोचने लगता है, आमतौर पर लोग पोर्क को ऐसे 2 दिन तक रखते हैं, लेकिन इससे यह खराब हो सकता है, इसलिए कॉमन लोग इसे जितना जल्दी हो सके खा लेते हैं। फ्रेश पोर्क जूस और वेजिटेबल सूप का कॉम्बिनेशन बहुत डिलिशियस लगता है। साथ ही इसमें एसेंशियल हर्ब्स और सॉल्ट डाला गया है, जो इसे नया टेस्ट देता है। मुझे ये टेस्ट याद आ रहा है, मेरी मदर भी ऐसा ही खाना बनाती थी। मेरी मदर बहुत स्पाइसी खाना बनाती थी, जो मुझे पहले बहुत पसंद था, लेकिन अब मुझे स्पाइसी फूड पसंद नहीं है। ये सब सोचते हुए उसे अपनी मदर बहुत याद आती है। इशू खाना खत्म कर लेता है। हंस फिर पूछता है, मिस्टर इशू, अब आप क्या करेंगे? इशू कहता है, मैं मर्चेंट्स को देखने जाऊंगा। हंस एक्साइटेड होकर कहता है, ठीक है, चलो जल्दी चलते हैं। फिर दोनों एक छोटे फेस्टिवल की तरफ जाते हैं। हंस कहता है, यहाँ तुम्हें बहुत सारी चीजें मिलेंगी। उधर आंट मैगी एक मिरर की प्राइस पूछती है। शॉपकीपर कहता है, 8 सिल्वर। आंट मैगी मिरर की प्राइस पूछती देख इशू सोचता है, मुझे यकीन है कि जो मिरर मैंने उसे देने की कोशिश की थी उसकी क्वालिटी ज्यादा बेटर थी। वैसे भी 8 सिल्वर मतलब 80,000। अगर मैं दिन में 3 बेचूं, महीने में 90, तो मैं महीने के 7 मिलियन कमा सकता हूँ। ऑसम। फिर आंट मैगी उससे चीप मिरर मांगती है। शॉपकीपर उसे 3 सिल्वर का विजर्ड मिरर दिखाता है, जिसे देखकर आंट मैगी भी समझ जाती है कि यह मैजिक से बना मिरर है। दूसरी तरफ इशू एक आदमी को देखता है और उसे देखकर सोचता है, मैंने यहाँ ये फेस पहले कभी नहीं देखा। वह बूढ़ा आदमी इशू से कहता है, तुम कहाँ से आए हो? इशू जवाब देता है, मैं कोरिया से आया एक एडवेंचरर हूँ, मेरा नाम इशू है। वह बूढ़ा आदमी कहता है, यह नाम मैंने पहली बार सुना है, ये जगह सच में यहाँ से बहुत दूर होगी। इशू कहता है, ये किसी मिरेकल से कम नहीं है कि मैं यहाँ तक जिंदा पहुंचा। वैसे आजकल स्पाइसेस की प्राइस क्या चल रही है? बूढ़ा आदमी कहता है, ब्लैक पेपर 6 गोल्ड पर पाउंड है, नटमेग 6 गोल्ड, शुगर 1 गोल्ड और सॉल्ट 2 कॉपर। इशू बहुत ध्यान से सोचता है, 1 पाउंड करीब 450 होता है, 450 होता है, यानी ब्लैक पेपर का 1 किलो करीब 12 गोल्ड, मतलब लगभग 1.2 मिलियन। ये तो ऑसम है। फिर वह पूछता है, क्या आर्मेनिया में हर जगह यही स्टैंडर्ड फॉलो होता है? बूढ़ा आदमी जवाब देता है, हाँ, प्राइस लगभग हर जगह सेम ही है। ये सब सुनकर इशू अपने दिमाग में एक डेंजरस बिजनेस प्लान बनाने लगता है। वह सोचता है, ट्रांसपोर्टेशन फी, सिटी टैक्स और शॉप रेंट को ध्यान में रखकर भी अगर मैं यहाँ थोड़ा सस्ता बेचूं तो भी ठीक रहेगा। इनके रिएक्शन देखकर लगता है कि मर्चेंट्स इनोसेंट रूरल पेजेंट्स से डील करते हुए प्राइसेस बढ़ा देते हैं। वैसे भी इस जगह स्पाइसेस बहुत एक्सपेंसिव है। अगर मुझे इन्हें बेचने का रूट मिल गया तो शायद मैं आर्मेनियन एम्पायर का सबसे रिच आदमी बन सकता हूँ। अगर ऐसा हुआ तो मैं डन हूँ। मैनेजर पार्क। हम देखते हैं कि वही लड़की पेड़ के पीछे से इशू को देख रही है। इशू उस बूढ़े आदमी से पूछता है, पोर्ट से ब्लैक पेपर लाने में आपको कितना कॉस्ट पड़ा? बूढ़ा आदमी जवाब देता है, ये तो मैं नहीं बता सकता। फिर इशू कहता है, क्या मैंने बताया था कि जहां से मैं आया हूं वहां ब्लैक पेपर बहुत चीप है? फिर इशू एक ईवल स्माइल देते हुए कहता है, अगर हम इस बारे में बात करें तो शायद मैं ये स्पाइसेस रीजनेबल प्राइस पर प्रोवाइड कर सकता हूँ। बूढ़ा आदमी इशू से कहता है, 3 गोल्ड। और वह कॉन्टिनेंट आखिर है कहाँ? इशू कहता है, अगर मैं इसे यहाँ ला दूं और इन्हें बिग सिटी जाने का बर्डन कम हो जाए तो ये लोग इसे 2 गोल्ड कॉइन में खरीद लेंगे, राइट? वैसे एग्जैक्ट प्राइस डिसाइड करने से पहले मैं दूसरे मर्चेंट से भी बात करूंगा। ये सुनकर बूढ़ा आदमी कहता है, तो तुम अपने सारे ब्लैक पेपर क्यों नहीं बेच देते? इशू सस्पिशियस नजरों से उस आदमी को देखता है और कहता है, लगता है तुम्हारे पास सप्लाई की कमी है ना? बूढ़ा आदमी जवाब देता है, बिल्कुल है। हर बार जब यह क्रॉप उगती है तो रॉयल फैमिली और एलीट लोग ही इसे खरीद लेते हैं। इसी वजह से
हमारे जैसे ऑर्डिनरी लोग चाहकर भी इसे खरीद नहीं पाते। इसी वजह से इस बार मैं सिर्फ 5 पाउंड ब्लैक पेपर ही खरीद पाया। आयशु सोचता है अब समझ आ रहा है कि यह इतना एक्सपेंसिव क्यों है, इतना दूर से लाया जाता है। अगर वे इतनी दूर से 2 क्रेट भी ब्लैक पेपर ले आए तो वही बहुत बड़ी बात है। फिर वह कहता है माफ कीजिए लेकिन आज मेरे पास कुछ भी नहीं है। तब वह बूढ़ा आदमी उसे एक कार्ड देता है और कहता है ये रख लो। उस कार्ड पर लिखा था स्पाइस स्टोर, कॉलिन मकवाल, सेंट्रल मार्केट ऑफ अरमानिया सिटी, पाई स्ट्रीट नंबर 5। फिर बूढ़ा आदमी कहता है अगर कभी तुम्हारे कॉन्टिनेंट के लिए ट्रेड रूट खुले तो मेरी दुकान पर जरूर आना। और अब गुड बाय। अगले सीन में यीशु एक बच्चे को बैठा हुआ देखता है। वह सोचता है कि उसे उस बच्चे से बात करनी चाहिए। वह उसके पास जाता है और पूछता है हे किड, क्या तुम यहीं रहते हो? बच्चा कहता है मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं 10 साल का हूँ। यीशु कहता है माफ करना। फिर वह लड़का पूछता है तुम कहाँ से आए हो? यीशु कहता है कोरिया से। बच्चा कहता है झूठ, मैंने 100 किताबें पढ़ी हैं फिर भी कोरिया के बारे में नहीं सुना, तुम क्या बात कर रहे हो? यीशु कहता है क्या तुम्हें पता है मैं 23 साल का हूँ और मैंने हजारों किताबें पढ़ी हैं, फिर भी बहुत सी चीजें हैं जिनके बारे में मुझे अभी जानना है। और क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे ज्यादा जानते हो? वह लड़का कहता है मैं एक जनरल मर्चेंडाइजर का बेटा हूँ, मिनोस स्ट्राइव्स। और तुम? यीशु अपना नाम बताता है जिस पर वह लड़का कहता है ये बहुत इंटेलेक्चुअल नाम है और वैसे हजारों किताबें पढ़ने वाले हो तो क्या तुम रिच हो? क्योंकि यहाँ हजारों किताबों की कीमत कई 100 मिलियन होती है। फिर यीशु कहता है खैर मेरा एक सवाल है। लड़का सरप्राइज्ड होकर पूछता है क्या पूछना चाहते हो? तब यीशु वही मिरर निकालता है और कहता है क्या तुम इसे चेक कर सकते हो? तुम्हारे हिसाब से इस मिरर की क्या कीमत होगी? लड़का जवाब देता है अगर ऑफिशियली बेचा जाए तो करीब 3 गोल्ड। यीशु पूछता है ऑफिशियली? तब लड़का कहता है इस क्वालिटी से साफ है कि यह मैजिक से बना है लेकिन इस पर सील नहीं है, इसका मतलब यह किसी इलीगल विजर्ड ने बनाया है जिसे रॉयल्स की अप्रूवल नहीं मिली। फिर यीशु पूछता है तो मतलब ये सेल नहीं हो सकता? शायद मुझे इसे चुपचाप सेल करना चाहिए। लड़का कहता है हाँ इसे ब्लैक मार्केट में बेच सकते हो। नोबल फैमिलीज यूनिक चीजें कलेक्ट करने में क्रेजी हो जाती हैं, इसलिए यह इजी रहेगा। हम देखते हैं कि वह लड़का उस मिरर को बहुत पसंद करता है। यीशु कहता है क्या तुम इसे रख सकते हो? लड़का शौक होकर कहता है सच में मैं इसे रख सकता हूँ, लेकिन एक सेकंड, क्या इसके बदले कोई कंडीशन होगी? क्योंकि इस वर्ल्ड में फ्री कुछ भी नहीं होता। इसके बाद यीशु उस लड़के से पूछता है तो मैं एक सवाल पूछूं, तुम पुसिंग से आए हो ना? क्या आसपास और भी गांव है? लड़का जवाब देता है एक बड़ा विलेज है रूसन जो यहाँ से 2 घंटे दूर है, लेकिन मुझे लाउडरन ज्यादा पसंद है। यीशु पूछता है क्यों? लड़का कहता है क्योंकि यहाँ के लोग ग्रीडी नहीं है और यहाँ गुड क्वालिटी है, चीप प्राइस में मिलती है, इसलिए हॉर्सेस को भी पसंद आती है। और हाँ, आंट हम्फ्री के बनाए डिलिशियस फूड को मैं कैसे भूल सकता हूँ? यीशु मन में सोचता है लगता है सबको आंट हम्फ्री का खाना पसंद है। फिर यीशु पूछता है हरमानिया सिटी के बारे में क्या? लड़का कहता है रहने के लिए तो बहुत अच्छी जगह है, बस घर बहुत एक्सपेंसिव है। यीशु पूछता है क्या बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव? फिर उसे सिल की प्राइस याद आती है। लड़का बताता है कि इस विलेज में एक हट की कीमत 20 गोल्ड है जो लगभग एक हॉर्स की कीमत के बराबर है। फिर लड़का कहता है मिस्टर यीशु थोड़ा वेट कीजिए, मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। वह यीशु को कुछ देता है और कहता है ये हमारा घर है, ग्राउंड फ्लोर पर स्टोर है, अगर आप काम करना चाहें तो हमेशा वेलकम है। फिर वह अचानक कहता है आपको देखकर लगता है आप रिच फैमिली से हैं, इसलिए मैं ये सजेस्ट कर रहा हूँ और लगता है वहां आप विमेन के बीच पॉपुलर भी होंगे, लेकिन ऑब्वियसली आप मेरे टाइप के नहीं है। यीशु जवाब देता है ये तो अफसोस की बात है, लेकिन तुम भी मेरे टाइप के नहीं हो। लड़का कहता है अब मैं अपने फादर के पास वापस जा रहा हूँ। जाते जाते वो कहता है अगर तुम हमें एक और मिरर ला दो तो मैं उसे सेल कर दूंगा। यीशु पूछता है सच में? लड़का कहता है हाँ, इस क्वालिटी के साथ अगर ऑक्शन में रखा जाए तो इसकी कीमत बहुत होगी। अगर तुम सप्लाई देने का प्रॉमिस करो तो हम तुम्हें बेस्ट रेट देंगे। अगले सीन में यीशु वापस अपने घर आता है और सोचता है मुझे फिर से वापस जाना है। उसे बहुत गर्मी लग रही होती है और वह एसी ऑन करता है और सोचता है ये हॉट सीजन कब खत्म होगा, मैं बस आराम से रहना चाहता हूँ और ब्लैक पेपर बेचते रहना चाहता हूँ। फिर वह फ्रिज खोलता है और आइसक्रीम निकालता है। वह आइसक्रीम खाते हुए एंजॉय करता है। वह कहता है फ्लफी ब्रेड के अंदर सॉफ्ट आइसक्रीम, कुकीज एंड क्रीम की स्वीटनेस और छोटे छोटे कुकीज की चुविंग टेक्सचर बहुत अच्छा फील दे रही है। फिर वह खुश हो जाता है और फाइनली डिसाइड करता है कि वह अपनी जॉब छोड़ देगा। फिर वह कंप्यूटर पर ब्लैक पेपर की प्राइस सर्च करता है और देखता है कि 1 किलोग्राम ब्लैक पेपर 10,001 में मिल रहा है जो बहुत चीप है। वह सोचता है अगर मैं वहां बेचूं तो 2 गोल्ड प्रति पाउंड मतलब 4 गोल्ड प्रति किलोग्राम, यानी अदा 10 किलोग्राम में 4 मिलियन। यह सोचकर वह बहुत खुश हो जाता है और कहता है कल मैं ऑफिस जाकर रेजिग्नेशन सबमिट करूंगा। अगले सीन में हम यीशु को मैनेजर पार्क के पास जाते देखते हैं। मैनेजर पार्क उससे कहता है मैं तुम्हें पहले भी कई बार बता चुका हूं, तुम सोर्स कोड क्यों बदल रहे हो? तुम्हें पसंद नहीं है क्या? यीशु परेशान होकर कहता है क्या? मैनेजर पार्क चिल्लाता है और कहता है ओपन सोर्स यूज करने
करने के बजाय तुम्हें ज्यादा एफिशिएंट तरीका ढूंढना चाहिए। यीशु कहता है लेकिन वही एफिशिएंट सोर्स पहले एरर की वजह बना था। फिर यीशु अपने मन में प्रोग्रामर की उन सारी चीजों के बारे में सोचने लगता है जिनमें बहुत मेहनत लगती है। तभी मैनेजर चिल्लाता है और कहता है, हे क्या तुम मेरी बात सुन भी रहे हो? उसका मैनेजर कुछ पेपर्स गिरा देता है जो आयशु ने काम के लिए बनाए थे और उसे डांटते हुए कहता है, क्या तुम अपने डेड पेरेंट्स को एक्सक्यूज बनाकर ऐसे ही जोन आउट होने का सोच रहे हो? यीशु शॉक हो जाता है और मन में सोचता है, क्या ये आदमी सच में पागल है? फिर उसका मैनेजर लगातार बोलता रहता है, वीक मेंटल हेल्थ वाले ब्रैट्स की यही प्रॉब्लम होती है, ये दूसरे इनोसेंट लोगों को भी अफेक्ट करते हैं। तभी आयशु फैसला कर लेता है अब उसे रिजाइन करना ही होगा और वह रिजाइन कर देता है। अगले सीन में वह किसी और के रूम में जाता है। वह आदमी उसे पोलाइटली बैठने को कहता है। फिर यीशु कहता है, मुझे कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से रिजाइन करना पड़ेगा। वह आदमी पूछता है, ये मैनेजर पार्क की वजह से है ना? यीशु कहता है, अब तक मैंने जो भी उन्होंने कहा वह सब किया, हर टॉन्ट और अब्यूज सुना, लेकिन अब वे मेरे पेरेंट्स के बारे में गलत बातें कह रहे हैं जो अब मुझसे टॉलरेट नहीं हो रहा। वह आदमी कहता है, हम सब मिलकर पार्क मैनेजर के खिलाफ कंप्लेंट करने के बारे में सोच रहे हैं। सीईओ हमारी कंप्लेंट सुनता है लेकिन उसके खिलाफ एक्शन नहीं ले पा रहा क्योंकि उसे सपोर्ट करने वाले लोग बहुत कम हैं और जब उसकी एबिलिटी की बात आती है तो वह काम में इतना भी बुरा नहीं है। इसी वजह से हम उसे फायर नहीं कर पाए। मैं अपने काम पर कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पा रहा था क्योंकि मैनेजर पार्क ने जो कहा था वही दिमाग में घूम रहा था। वह आदमी कहता है, मैं समझ सकता हूँ, मैंने तुम्हें जॉब पर इसलिए रखा क्योंकि मुझे तुम्हारी सिचुएशन पता थी, लेकिन अब हालात और ज्यादा खराब हो गए हैं। खैर, मैं तुम्हारी सिचुएशन समझता हूँ, इसी वजह से मैं तुम्हें अब नहीं रोकूंगा। सच कहूँ तो मुझे खुद नहीं पता ये कंपनी कब तक सरवाइव करेगी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि हमें फिर से प्रॉफिट्स मिलेंगे। वह कहता है, तुम सच में बहुत अच्छे इंसान हो, अपना ख्याल रखना। यीशु अपने मन में सोचता है, अगर ये डायमेंशन गेट नहीं होता तो मुझे पार्क मैनेजर के साथ और कई साल काम करना पड़ता। फिर वह उस आदमी से कहता है, मुझे समझाने के लिए धन्यवाद, अब मैं यहाँ से जाने की परमिशन चाहता हूँ। वह आदमी कहता है, ठीक है। ऑफिस से बाहर आकर वह सोचता है, मुझे उम्मीद है कि ये कंपनी मेरे बिना भी अच्छे से चलेगी। अगर मैं चला भी जाऊं तो जो लोग बचे हैं मुझे भरोसा है वे कंपनी संभाल लेंगे, लेकिन मैं सोच रहा हूँ पार्क मैनेजर का क्या होगा। खैर, अब उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वह ब्लैक पेपर और शुगर दोनों लेकर बिजनेस करने के लिए दूसरी वर्ल्ड में जाने वाला है। फिर वह खुद से कहता है, मेरे बैंक में 41 थे और मेरे पास 100 थे, दोनों मिलाकर 141 बने, जिससे मैंने ब्लैक पेपर और शुगर खरीदे। अब मुझे नई चीजें करने से डर लगता है, लेकिन अब मुझे नई चीजें करने से डर भी नहीं लगता। अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ और अब मुझे कोई रोक नहीं सकता। फिर वह दूसरी वर्ल्ड में जाता है और अपना रूम देखकर कहता है, यह जगह सच में बहुत कंफर्टेबल है और मैंने ब्लैक पेपर और शुगर रखने के लिए एक सीक्रेट प्लेस भी बना ली है जो मेरे बेड के नीचे है। फिर हम देखते हैं कि वह आंट हम्फ्री के घर जाता है। आंट हम्फ्री सोचती है कि वह खाना खाने आया है, लेकिन वह कहता है कि उसे कुछ दिखाना है और आंट को कुछ देना भी है। आंट पूछती है, ये क्या है? वह कहता है, ये बार्ली फ्लावर, एप्रिकॉट सीड फ्लावर और हनी है। मैं कुछ बनाने वाला हूँ जिसे मास्क पैक कहते हैं। हम इन इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके चेहरे पर लगाएंगे। आंट पूछती है, चेहरे पर? यीशु कहता है, हाँ, इससे ब्लेमिशेस हल्के होंगे और स्किन में इलास्टिसिटी आएगी। आंट को यह अजीब लगता है और वह कहती है, लेकिन मुझे चेहरे पर खाना लगाने का मन नहीं है। तब यीशु खुश होकर कहता है, हमारे कॉन्टिनेंट में महिलाएं ऐसे ही अपनी स्किन का ख्याल रखती हैं, एक बार ट्राई कीजिए। आंट मान जाती है और फेस मास्क लगा लेती है जो बहुत स्ट्रेंज दिखता है। आंट मैगी ने मास्क लगाते समय कोई गैप नहीं छोड़ा। यह देखकर यीशु हंसने लगता है और कहता है, आंट, आंखों और नाक के पास गैप रखना चाहिए था। फिर आंट उसे धन्यवाद देती है। यीशु कहता है, इसमें कुछ खास नहीं है। अगले सीन में वह अपने रूम में जाता है और खुशी से कहता है कि उसे यह फ्रीडम बहुत पसंद है। इसी तरह वह हील हो रहा है और इसी तरह वह सील सिटी में अपनी जिंदगी बिता रहा था। तभी उसके घर के दरवाजे पर नॉक होती है। हांस खुश होता है। यीशु दरवाजा खोलता है और हांस कहता है, मैंने तुम्हें काफी टाइम से नहीं देखा, इसलिए मुझे लगा तुम चले गए हो। यीशु कहता है, नहीं नहीं। हांस कहता है, क्या तुम मुझे थोड़ा टाइम दे सकते हो? क्या तुम मेरे साथ हॉप्स कलेक्ट करने चलोगे? यीशु पूछता है, हॉप्स क्या होते हैं? हांस कहता है, इसका यूज बीयर बनाने में होता है और मैं खुद बीयर बनाता हूँ। वैसे तुम यहाँ कितने टाइम तक रहने वाले हो? यीशु कहता है, मुझे नहीं पता, पहले मैं विलेज चीफ से बात करूंगा। हांस कहता है, अगर तुम कहो कि तुम लंबे टाइम तक रहोगे तो उसे अच्छा लगेगा। हमें हमेशा मैन पावर की जरूरत रहती है। वह कहता है, यहाँ बहुत सारे काम होते हैं, हे काटना, जानवरों को खाना देना, पानी लाना, बीयर बनाना, ग्रेन्स पीसना और लाइब्रेरी की प्रोटेक्शन भी करनी होती है। फिर यीशु हांस से पूछता है, मैंने हाल ही में एक ब्लॉन्ड हेयर वाली
लड़की देखी थी। वह कौन है? हांस सरप्राइज्ड होकर कहता है, ब्लॉन्ड हेयर। हमारे विलेज में ऐसी कोई लड़की नहीं है, यहाँ सिर्फ एक लड़की है, लेकिन वह थोड़ी वियर्ड है। यीशु पूछता है, वियर्ड कैसे? हांस बताता है, उसे यहाँ आए हुए 10 साल हो गए हैं। वह अपनी माँ के साथ रहती है, लेकिन नेबर्स से ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करती। यीशु कहता है, सच में? हांस आगे कहता है, लेकिन उन्हें जो भी काम बताया जाता है वे सब करते हैं। आखिर विलेज में रहने के लिए काम तो करना ही पड़ता है। यीशु कहता है, क्या इसी वजह से तुम मुझे हॉप्स कलेक्ट करने ले जाना चाहते हो? हांस कहता है, सिर्फ यही वजह नहीं है। अगर ध्यान से सोचें तो टैक्सेस हटाने के बाद जो पैसा बचता है वह ऐसे ही खर्च हो जाता है। इसी वजह से जब मर्चेंट्स आते हैं तो रेंट कलेक्शन और बाकी सब चीजें वही मैनेज करते हैं। यीशु कहता है, तो क्या तुम उन्हें अपना वॉलेट मानते हो? हांस हंसने लगता है। तब यीशु उस बच्चे की बातें याद करके सोचता है, यहाँ के विलेजर्स बस इतना कमाते हैं कि किसी तरह दिन निकल जाए, इसलिए जो भी दे दो वे बिना बार्गेन किए ले लेते हैं। हमारी करंट सोसाइटी में ये इमेजिन करना मुश्किल है। शायद फ्लोइंग वाटर की तरह जीना यही होता है। ये अच्छा है। दोनों उस जगह पहुंचते हैं जहां वे जा रहे थे। हांस यीशु को एक फ्रूट दिखाता है और कहता है, जो भी फल ऐसा दिखे सब लाना है। यीशु फल को हाथ में लेकर सूंघता है। उसे स्मेल अच्छी लगती है, ग्रास और फ्रूट का मिक्सचर जैसा स्मेल आता है। फिर यीशु कहता है, मैंने सुना है कि बिना होप वाली वर्ल्ड की बीयर का टेस्ट खराब होता है। यह अच्छी बात है कि यहाँ होप है। यीशु इन थॉट्स में खो जाता है। हांस उसे कहता है, मिस्टर यीशु आप क्या कर रहे हैं? यीशु कहता है, कुछ नहीं, बस कुछ और सोच रहा था। मुझे बस इसे बास्केट में डालना है ना? हांस कहता है, हाँ। फिर हम देखते हैं कि वे बहुत सारे फ्रूट्स इकट्ठा करके बास्केट भर देते हैं। हंस कहता है, इतना काफी है। यीशु कहता है, ये मेरी इमेजिनेशन से जल्दी खत्म हो गया। हांस कहता है, चलो अब वापस चलते हैं। घर लौटते समय हांस बताता है कि फायरवुड खत्म हो रही है, क्या तुम कल भी आ सकते हो? हमें शीप को शेव करना है इससे पहले कि ज्यादा गर्मी हो जाए। क्या तुम्हें आता है? यीशु कुछ नहीं कहता। हांस कहता है, मैं ये इन में ले जाकर रख देता हूँ, वैसे तुम टायर्ड होंगे, थोड़ी देर रेस्ट कर लो। यीशु कहता है, ठीक है, धन्यवाद। फिर यीशु अपने घर की तरफ दौड़ने लगता है। वह घर जाकर बाथ लेता है जिससे उसे बहुत अच्छा फील होता है। फिर वह सोचता है, अच्छे शावर के बाद बियर परफेक्ट रहेगी। अगर मैं दूसरी वर्ल्ड में बियर पीने वाला हूँ तो वहां कुछ फूड भी ले जाना चाहिए। फिर वह बहुत सारे फूड के बारे में सोचता है और खुद से कहता है, मेरा मन यह सब खाने का है। वह फोन पर फूड देखता है और प्लान करता है कि इसे दूसरी वर्ल्ड में ले जाकर खाएगा। काफी सोचने के बाद उसे एक फूड पसंद आता है जिसे वह ऑनलाइन ऑर्डर कर देता है। कुछ टाइम बाद डिलीवरी भी आ जाती है। वह सबस्पेस पॉकेट की मदद से वह फूड दूसरी वर्ल्ड में ले जाएगा। वह सोचता है, दूसरी वर्ल्ड में यह फूड खाना बहुत मजेदार होगा। चलो अब दूसरी वर्ल्ड में कोरिया का टेस्ट एंजॉय करते हैं। दूसरी वर्ल्ड में पहुंचकर वह सोचता है, लेकिन यहाँ ये फूड खाऊं कैसे? इस वर्ल्ड में तो प्लास्टिक बोल तक नहीं है। ध्यान से देखूं तो मैं अब तक अपनी एसेंशियल चीजें भी यहाँ नहीं लाया हूँ। पहले मुझे वापस जाकर कुछ चीजें ले आनी होंगी। फिर वह कोरिया से कुछ बोल्स लेकर आता है। उसी टाइम हांस आ जाता है। हांस अंदर आते ही कहता है, मैं काफी देर से डोर नॉक कर रहा था, लेकिन अंदर से किसी की आवाज नहीं आई। यीशु बिना कपड़ों के था और अचानक हांस को देखकर एकदम स्टन्ड हो गया। हांस कहता है, सॉरी, मैं बिना परमिशन अंदर आ गया, अगली बार परमिशन लेकर ही आऊंगा। यीशु कहता है, ठीक है। फिर दोनों गार्डन में जाते हैं और बात करने लगते हैं। हांस कहता है, जब तुम यहाँ नहीं थे तब मैंने तुम्हारा कोटा कवर करने के लिए काफी मेहनत की। यीशु पूछता है, काम? हांस कहता है, जो हॉप्स हमने थोड़ी देर पहले कलेक्ट किए थे, हमें फ्रूट से डस्ट हटानी होती है ताकि बियर बना सके। तुम नहीं थे इसलिए मैंने सब अकेले ही किया। यीशु बहुत सरप्राइज्ड हो जाता है। फिर वह कहता है, थैंक्स। यीशु अपने मन में सोचता है, ये जगह सील जैसी नहीं है लेकिन उससे कहीं बेहतर है। फिर वह हांस को थैंक्स कहता है और कहता है कि अगली बार वह भी हेल्प करेगा। वैसे तुम यहाँ फिर क्यों आए हो? हांस कहता है, क्या तुम मेरे साथ डिनर करना चाहोगे? यीशु को वह फूड याद आ जाता है जो उसने ऑनलाइन ऑर्डर करके इस वर्ल्ड में लाने का प्लान किया था। उसे नहीं पता फूड का क्या होगा, फिर भी वह हांस को यस कह देता है। यीशु का रिएक्शन देखकर हांस कहता है, अगर यस कह रहे हो तो ऐसा रिएक्ट क्यों कर रहे हो? यीशु कहता है, ऐसा नहीं है कि मुझे पसंद नहीं है, बस अचानक हुआ। मैंने कुछ कुक किया है। हांस बहुत सरप्राइज्ड होकर कहता है, क्या तुम्हें खाना बनाना भी आता है? यीशु कहता है, हाँ, लेकिन तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो? हांस कहता है, कुछ नहीं, तुम ऐसे लगते हो जैसे हमेशा दूसरों का बनाया खाना खाते हो। फिर यीशु कहता है, मैं आंट हम्फ्री के साथ शेयर करने वाला था। हांस कहता है, फिर तो आंट हम्फ्री के यहाँ ही खाते हैं। यीशु कहता है, क्या ऐसा कर सकते हैं? हांस कहता है, बिल्कुल, पहले मैं अपने पेरेंट्स से परमिशन ले लूंगा, तब तक खाना स्टार्ट मत करना। यीशु कहता है, फिर तो मैं वुडन बोल यूज करूंगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि यीशु ने एक स्वादिष्ट भोजन तैयार किया है। सब पूछते हैं,
ये क्या है? यीशु कहता है इसे रोस्टेड चिकन कहते हैं। ये चिकन को अलग अलग वेजीज के साथ बॉईल करके बनाया जाता है। आंट हम्फ्री पूछती है लाइम स्ट्यू? यीशु कहता है हाँ, कुछ वैसा ही है, ठंडा होने से पहले खा लो। सबके खाने के बाद उनके रिएक्शंस इतने स्ट्रेंज होते हैं कि यीशु बहुत नर्वस हो जाता है। यीशु हांस से कहता है तुम्हें पसंद नहीं आया? क्या ये तुम्हारे टेस्ट का नहीं है? हांस कहता है फ्लिप, इस खाने ने मेरी पूरी वर्ल्ड ही फ्लिप कर दी। यीशु कहता है क्या? आंट हम्फ्री अपने हस्बैंड से पूछती है क्या आप ठीक हैं? उसका हस्बैंड कहता है यह इतना डिलिशियस था कि मैं बेहोश हो गया। फिर आंट हम्फ्री यीशु से पूछती है इस खाने में स्पाइसेस यूज किए हैं क्या? यीशु अपने मन में सोचता है आंट हम्फ्री को कुकिंग का काफी एक्सपीरियंस है, तभी उन्होंने जल्दी पकड़ लिया कि मैंने स्पाइसेस डाले हैं। फिर वह कहता है हाँ, ये मेरे होम टाउन में कॉमन स्पाइस है। आंट हम्फ्री कहती है क्या ये तुम्हारा टाइप नहीं है? हांस चिल्लाकर कहता है ये बिल्कुल मेरा टाइप है। हम्फ्री का हस्बैंड भी कहता है ये मेरा टाइप भी है। फिर आंट हम्फ्री सबसे कहती है अब अच्छे से खाओ। सब बहुत एंजॉय करके खाना खाते हैं। अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है। यीशु कहता है ठीक है, चलो अब ब्लैक पेपर बेचने चलते हैं। मर्चेंट ढूंढते समय वह एक लड़की को हॉर्स पर राइडिंग करते देखता है। यीशु अपने मन में सोचता है वह बहुत सुंदर है, लोग उसे देखकर रास्ता दे रहे हैं, क्या वह नोविकेट है? लड़की के पास खड़े आदमी को देखकर यीशु सोचता है यह लड़का कितना कूल दिखता है। वह लड़की एक्साइटेड होकर यीशु को देखती है और कहती है माय लव। यीशु नर्वस होकर सोचता है लव और मैं, यह पहली बार सुन रहा हूँ। लड़की हॉर्स से उतरती है और मेरी तरफ आने लगती है। फिर हम देखते हैं कि वह यीशु को पार करके पीछे खड़ी आंट मैगी के पास चली जाती है। हमें पता चलता है कि लड़की का नाम रोज है। रोज आंट मैगी से कहती है आप यहाँ कब से काम कर रही हैं? आप ही वजह है कि मैं घर से चुपके से बाहर आती रहती हूँ। आंट मैगी कहती है तो अब मुझे ये जगह छोड़नी पड़ेगी। रोज कहती है क्या? अगर मुझे रोज मैगी का बनाया खाना नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगी। आंट मैगी रूड होकर रोज से कहती है मैं फिर से कह रही हूँ, मुझे अपनी जिंदगी फ्रीडम के साथ जीना पसंद है और अगर मैं चाहती तो रॉयल फैमिली की बेस्ट शेफ बन चुकी होती। रोज डरावनी आवाज में कहती है अगर आपने मेरे लिए खाना बनाने से मना किया तो मैं आपका हाथ काट कर साथ ले जाऊंगी। यीशु अपने मन में सोचता है यह कितनी स्केरी है। आंट हम्फ्री कहती है फिर तो तुम मेरा बनाया खाना कभी नहीं खा पाओगी। रोज कहती है इसका मतलब जल्दी से मुझे सबसे डिलिशियस खाना दो, इंग्रेडिएंट्स मैं लाई हूँ, जितना चाहो यूज करो। आंट हम्फ्री कहती है ठीक है, पहले जाकर वॉश कर लो। लड़की फ्रेश होने के लिए दौड़ जाती है। जाते जाते वो कहती है अगर इसमें ब्लैक पेपर डाला तो मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। हम्फ्री कहती है ये पॉसिबल नहीं है। यीशु अपने मन में सोचता है इसे ब्लैक पेपर से नफरत है। हांस यीशु से कहता है मिस जीजे बहुत ब्यूटीफुल है ना? यीशु कहता है हाँ। हांस कहता है लेकिन वह थोड़ी बैड टेम्पर्ड है। हांस कमेंट करने ही वाला होता है कि रोज आकर कहती है बैड टेम्पर्ड, लेकिन कौन? रोज को पास से देखकर हांस का दिल जोर से धड़कने लगता है। रोज कहती है डरो मत, सब ठीक है। जब मेरे खराब टेम्पर की रूमर फैली थी तब मैं बहुत गुस्से में थी, अब उसे वापस लेना देर हो चुकी है। मुझे लगता है मेरे ड्राइवर ने ही ये रूमर फैलाया होगा। फिर वह यीशु की तरफ इशारा करके कहती है वैसे ये कौन है? यीशु कहता है मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ, मैं एक एडवेंचरर हूँ, कोरिया से यीशु। हांस कहता है वो कुछ टाइम विलेज में रहेगा। रोज एक साथ बहुत सारे सवाल पूछने लगती है। वह यीशु से पूछती है ये कोरिया क्या है? मैंने पहली बार सुना है, जरूर बहुत दूर होगा। तुम किस फैमिली से हो? तुम्हारे पास कितनी वेल्थ है? इतने सवाल सुनकर यीशु का सिर घूमने लगता है। तभी वही आदमी आता है और मिस रोज को वहां से ले जाता है। रोज चिल्लाती है मुझे छोड़ दो। यीशु उस लड़की को देखकर अपने मन में सोचता है कितनी क्रेजी लड़की है। फिर यीशु हांस से पूछता है उसका नाम जेस रोज है? हांस जवाब देता है हाँ, शॉर्ट में मिस जीजे कह सकते हो। यीशु कहता है समझ गया, मिस जीजे तुम्हें बहुत इंटरेस्टेड लगती है। यीशु हांस को पोकरे करके पूछता है क्या तुम्हें मिस जीजे पसंद है? हांस कहता है तुम क्या कह रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है, मिसेस हम्फ्री का खाना सच में बहुत अच्छा है। मैं वही रेसिपी और इंग्रेडिएंट्स यूज करूं तब भी उसका टेस्ट वैसा नहीं आता। तभी स्वॉन एक आदमी को देखकर खुश हो जाती है और कहती है मिस्टर जोसेफ, मैं यहाँ हूँ। उस आदमी का नाम जोसेफ है। वह कहता है ठीक है हांस, मुझे एक बियर ला कर दो। हांस बियर लाता है। यीशु बियर की प्राइस पूछता है। हांस कहता है आज हम पैसे नहीं लेते क्योंकि आज मिस जीजे का डे है। अंकल जोसेफ यीशु से कहता है जब यहाँ है तो साथ में ड्रिंक करते हैं। यीशु कहता है हाँ जरूर, वैसे मैंने उसे आपको मिस्टर जोसेफ कहते सुना और मैं यीशु हूँ सर। अगर बुरा ना माने तो पूछ सकता हूँ आप किस बिजनेस में हैं? अंकल जोसेफ कहता है मैं आर्मानिया सिटी में स्पाइस बेचता हूँ। यीशु पूछता है क्या आप मिस्टर मगवाल को जानते हैं? अंकल जोसेफ कहता है तुम कॉलिन मगवाल की बात कर रहे हो? हाँ मैं उसे जानता हूँ, हम काफी क्लोज हैं। यीशु कहता है आप उसे कैसे जानते हैं? वह पिछले हफ्ते यहाँ आया था। अंकल जोसेफ पूछता है क्या उसने यहाँ थोड़ा ब्लैक पेपर बेचा था? यीशु जवाब देता है हाँ, लेकिन उसने कहा कि उसके पास बहुत कम था। अंकल जोसेफ कहता है आओ। यीशु कंफ्यूज होकर कहता है कोई प्रॉब्लम है क्या? फिर अंकल जोसेफ कहता है मैं आर्मानिया का सबसे बड़ा स्पाइस शॉप ओनर हूँ, मुझे ब्लैक पेपर का एक दाना भी नहीं मिला क्योंकि मेडिट्स फैमिली ने सब खरीद लिया। कोई वंडर नहीं कि मेडिट्स लोग पेपर के पानी से नहाते हैं, अफवाह
है कि वे पेपर परफ्यूम भी यूज करते हैं। यीशु अपने मन में सोचता है ये तो उल्टा लग रहा है। फिर अंकल जोसेफ पूछता है वह मगवॉल आखिर थोड़ा सा ब्लैक पेपर कैसे लाया। यीशु अपने मन में सोचता है, सोचने पर लगता है क्या यही वह था जो हांस ने पहले खाया था, तब इतना अच्छा नहीं लगा था, क्या बीयर के साथ बेहतर लगेगा। ये सब सोचते हुए वो कुछ हार्ड सा खाता है जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता। फिर यीशु अंकल जोसेफ से कहता है मुझे नहीं लगता मिस जे को सच में ब्लैक पेपर पसंद है। अंकल जोसेफ कहता है ये मत कहो, इसी वजह से पियर्सिंग में बहुत बड़ा ट्रबल हुआ था। यीशु पूछता है अंकल क्या आप उस कैरेज में आग लगाने वाले थे जिसमें ब्लैक पेपर जा रहा था। अंकल कहता है नाइट्स का ध्यान भटकाना काफी हार्ड था। यीशु कहता है वाओ, तभी रोज वहां आ जाती है। रोज दोनों से कहती है क्या तुम दोनों को नहीं लगता कि मेरी पीठ पीछे मेरी बात नहीं करनी चाहिए। यीशु डर जाता है और अंकल जोसेफ रोज से कहता है बिल्कुल नहीं, आओ बैठो ड्रिंक भी लो। रोज अंकल जोसेफ से कहती है क्यों ना हम उस कैरेज को चुरा लें, अगर सक्सीड हुए तो बहुत कमाएंगे। फिर वह यीशु की बीयर उठाकर पी लेती है। रोज यीशु से पूछती है क्या तुम्हें यह बीयर वापस चाहिए। यीशु कहता है नहीं चाहिए। रोज यीशु से पहले पूछे गए सवाल का जवाब देने को कहती है। यीशु कहता है मेरे पिता स्कॉलर थे और मेरी माँ एक नॉर्मल हाउसवाइफ थी। एकेडमी ग्रेजुएशन के बाद मैं ट्रैवल कर रहा था। रोज कहती है शायद इसीलिए तुम रिच दिखते हो, तो एकेडमी में पढ़े हो, मतलब तुम कॉमनर नहीं हो, राइट सर। रोज का एक्सप्रेशन अचानक बदल जाता है। यीशु कहता है हमारे कॉन्टिनेंट में कॉमनर्स भी एकेडमी में एनरोल कर सकते हैं। रोज पूछती है रियली। यीशु कहता है हाँ। रोज पूछती है विमेन का क्या। यीशु जवाब देता है विमेन भी एनरोल कर सकती हैं। यह सुनकर रोज कहती है तो अभी इसी वक्त उस कॉन्टिनेंट भाग चलते हैं। उसका बॉडीगार्ड कहता है ऐसा सपना भी मत देखो मिस। तभी मैगी उनके लिए खाना बनाकर लाती है जिससे रोज बहुत खुश हो जाती है। रोज खाने ही वाली होती है कि उसका बॉडीगार्ड रोककर कहता है मैं आपको कुछ सस्पिशियस दिखने वाला खाना खाने नहीं दे सकता। रोज कहती है मैंने ऐसा खाना पहले कभी नहीं देखा। फिर वह कहती है तो क्या मैं भूखी रहूं, तुम वही चाहते हो ना। और फिर वह चुपचाप खाना शुरू कर देती है। वह इतना एंजॉय करती है कि उसे हेवन जैसा फील होता है। मैगी कहती है मैं खाने के बारे में एक्सप्लेन करूंगी। रोज अचानक कहती है रुको मैं एक्सप्लेन करूंगी। इस सूप में सॉफ्ट क्रीम का टेस्ट है जो वेजीज बटर और मिल्क का मिक्स है। मेरे मुंह में बार्ली की पॉपिंग टेक्सचर बहुत रिफ्रेशिंग लग रही है। ट्रफल मशरूम की खुशबू इसे लक्सूरियस बनाती है। और ये पोटैटो नाम का फूड है जिसे मैं पहली बार खा रही हूँ। ये क्रम्बली भी है और सॉफ्ट भी और बहुत टेस्टी है। रोज की टेस्ट सेंस देखकर यीशु बहुत सरप्राइज्ड हो जाता है। रोज कहती है ऑब्वियसली ये मैजिक था, मैंने कुछ विजिट बास्टर्ड्स पर पैसे खर्च किए, मैंने अच्छा किया ना। अंकल जोसेफ कहता है हाँ तुमने बहुत अच्छा किया। यीशु अपने मन में सोचता है लगता है उसे विजिट्स पसंद नहीं है। यीशु सोचता है सूप का टेस्ट क्लैम चाउडर जैसा है, ये स्वादिष्ट है, लेकिन पोटैटोज और क्लैम्स का टेस्ट हार्मोनाइज करना इजी नहीं रहा होगा। उसने ऐसे इंग्रेडिएंट्स से बनाया है जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे। वह सच में ग्रेट है। रोज कहती है ज्यादा रिएक्ट मत करो और बैठ जाओ, मैंने इसलिए कहा क्योंकि ये बहुत डिलिशियस था। फिर रोज कुछ देखकर पूछती है ये क्या है। आंट हम्फ्री कहती है कैबेज को बॉइलिंग वाटर में लेमन जूस, रास्पबेरी जूस और पे लीव्स के साथ पिकल किया गया है। जब तुम आई थी तो मैंने शुगर भी डाली थी। रोज एक्साइटेड होकर कहती है आई लव यू मैगी। अगर मैं मैगी को किडनैप कर लूं तो सब मुझ पर डाउट करेंगे ना। उसका बॉडीगार्ड कहता है अगर आप चाहें तो मैं किडनैप कर सकता हूँ। रोज कहती है हे ये बात जोर से मत कहो। अगले सीन में यीशु कहता है अब जब पेट भर गया है तो चलो ब्लैक पेपर बेचते हैं। बाहर निकलकर वह नाइट व्यू देखता है जो उसे बहुत पसंद आता है। वह सोचता है यह सोल के स्काई से बिल्कुल अलग है। वह अंकल जोसेफ के घर ब्लैक पेपर बेचने जाता है। अंकल जोसेफ इतने सारे ब्लैक पेपर देखकर शॉक्ड हो जाता है। वह पूछता है ये तुमने कैसे पाया। यीशु कहता है मैंने इसे अपने होम टाउन से खरीदा है। अंकल जोसेफ कहता है मैं सब खरीद लूंगा। यीशु कहता है मेरे पास करीब 20 पाउंड है। अंकल जोसेफ कहता है मैं तुम्हें 3 गोल्ड पर पाउंड दूंगा। यीशु अपने मन में सोचता है टोटल 60 गोल्ड, मतलब 6 मिलियन वन कैश। वह बहुत शॉक्ड हो जाता है। अंकल जोसेफ उसे कैश दे देता है। यीशु कहता है लेकिन इतना सारा पैसा लेकर चलना अनकंफर्टेबल नहीं है। अंकल जोसेफ कहता है इसीलिए हम मर्चेंट्स हायर करते हैं। इस बार हम लकी थे कि रास्ते में मिस जीजे और उनके लोग मिल गए। मेडिट्स फैमिली के साथ चलने वालों पर कोई बैंडिट अटैक करने की हिम्मत नहीं करेगा। अगली सुबह यीशु उठता है और खुद को बहुत बेहतर महसूस करता है। वह कहता है तो रिच लोग ऐसे उठते हैं, लेकिन इतना पैसा होना ऑकवर्ड भी लगता है क्योंकि यहाँ लोग महीने में 3 गोल्ड में जी लेते हैं। वह सोचता है मुझे कितना स्पेंड करना चाहिए। यह सोचते हुए वह अपना वॉलेट देखने लगता है। फिर यीशु डिसाइड करता है पहले मार्केट देख लेता हूँ। वह मार्केट जाकर कैंडल शॉप में कैंडल का
प्राइस पूछता है। दुकानदार कहता है ऑयल कैंडल्स 5 कॉपर पर पाउंड है और वैक्स कैंडल्स 2 सिल्वर की हैं। यीशु कहता है मुझे 4 पाउंड ऑयल कैंडल दे दो। तभी एक लड़की आती है जिसे देखकर यीशु को याद आता है कि ये वही लड़की है जो उसके घर के पास रहती थी। वह फिश खरीदने आई थी। शॉपकीपर कहता है ये एक्सपेंसिव फिश है जिसे पकड़ने के लिए मैजिक चाहिए, इसलिए स्टॉक तभी आता है जब कोई ऑर्डर करता है। लड़की कहती है तो मैं ऑर्डर करना चाहती हूँ। शॉपकीपर कहता है आपको एडवांस में 5 सिल्वर देने होंगे, मुझे वापस आने में करीब 2 महीने लगेंगे, क्या ये ठीक है? यीशु शॉक होकर सोचता है सिर्फ फिश के लिए 5 लाख है। लड़की कहती है फिर मुझे बस एक कुक्ड रेड हेरिंग दे दो। शॉपकीपर कहता है टोटल 2 कॉपर। लड़की कहती है रुको मैं कंटेनर लेने जाती हूँ। आयसु अपने मन में सोचता है शायद मैं गलत था, वो ब्लॉन्ड नहीं है। अगले सीन में रोज मार्केट आती है और यीशु को बुलाने लगती है। यीशु कहता है मिस जेजे क्या आप कुछ खरीदने आई हैं? रोज कहती है मैं तुम्हें ढूंढ रही थी यीशु। फिर रोज डरते हुए कहती है क्या तुम मेरे साथ थोड़ी वॉक पर चलोगे? यीशु कहता है ठीक है। अगले सीन में रोज पूछती है मैंने सुना है तुमने जोसेफ को ब्लैक पेपर बेचा। यीशु नर्वस होकर कहता है क्या मिस्टर जोसेफ ने बताया? यीशु अपने मन में सोचता है काश इसे सीक्रेट ही रखा होता। रोज कहती है नहीं, मैं तो उससे आज सुबह ही मिली थी और मुझे स्मेल आ गई थी। यीशु अपने मन में सोचता है स्मेल आ गई थी, लगता है कम से कम वह ब्लैक पेपर के लिए काफी सेंसिटिव है। यीशु कहता है एक्चुअली मुझे ब्लैक पेपर बहुत पसंद है, इसलिए मैंने अपने होम टाउन से थोड़ा खरीदा था और ट्रांसपोर्टेशन के पैसे निकालने के लिए यहाँ बेच दिया। रोज कहती है मुझे समझ नहीं आता लोग ऐसी चीज के लिए इतने क्रेजी क्यों होते हैं। यीशु अपने मन में सोचता है शायद वह बस ब्लैक पेपर से ऊब चुकी है या फिर वह सच में इसे हेट करती है। फिर यीशु कहता है लेकिन मुझे तो ये पसंद है, रेमंड पर यूज करने पर यह बहुत डिलिशियस लगता है। जब ब्लैक पेपर को स्पाइसी और स्वीट रामेन सूप के ऊपर टॉपिंग की तरह यूज किया जाता है, रोज पूछती है क्या तुम कुछ खा रहे हो? यीशु जवाब देता है नहीं कुछ नहीं, शायद तुम इसे इसलिए हेट करती हो क्योंकि गाय इसे बहुत ज्यादा यूज करता है। रोज कहती है बात वो नहीं है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस स्मेल आते ही मुझे सिक फील होने लगता है। रोज बहुत एंग्री हो जाती है और सब लोग उसे काम होने को कहते हैं। फिर रोज कहती है सॉरी मैं आजकल थोड़ा एज पर हूँ। यीशु कहता है कोई बात नहीं। फिर रोज यीशु से कहती है तुम भी किसी नोबल जैसे हो जो अपनी रियल आइडेंटिटी छुपा कर ट्रैवल कर रहा है, राइट? मेरा एल्डर्स ब्रदर भी एक्सपीरियंस लेने के लिए ट्रैवल कर रहा है। यीशु कहता है तो क्या तुम स्टडी करना चाहती थी? रोज कहती है नहीं, मैं अपने फैमिली बिजनेस को इनहेरिट करना चाहती हूँ। इसके बाद यीशु कहता है अगर बिजनेस इनहेरिट नहीं कर सकती तो कम से कम कैपिटल में एक स्टोर तो मिल सकता है अगर अपने फादर से बात करो। रोज कहती है नहीं ऐसा नहीं होगा, मेरे फादर मुझे विजर्ड फैमिली में मैरी कराने की प्लानिंग कर रहे हैं। विजर्ड्स एल्व्स के डिसेंडेंट्स होते हैं और लोग एल्व्स को गॉड की तरह सर्व करते हैं। विजर्ड फैमिली में मैरी होने वाले फैमिलीज को भी चोजन बाय गॉड्स कहा जाता है। उसी ऑनर के लिए वह मेरी शादी विजर्ड फैमिली में कराना चाहते हैं। यीशु कहता है अरेंज मैरिज तुम्हारे लिए काफी हार्ड होगा। तब रोज कहती है तो मुझे अपने कॉन्टिनेंट ले चलो, मैं तुम्हें 5,000 गोल्ड दे सकती हूँ। यीशु कहता है मैं समझता हूँ तुम क्या फील कर रही हो, लेकिन क्या तुम फॉरेन लैंड में बिना फैमिली के ठीक रह पाओगी? फिर यीशु इमोशनल होकर कहता है एक दिन मैंने अचानक अपने पेरेंट्स को खो दिया और अकेला रह गया। टाइम इज मेडिसिन वाली बात झूठ निकली। जितना टाइम बीतता गया उतना ही मुझे पेरेंट्स के साथ बिताए दिन मिस होने लगे। रोज कहती है लगता है तुम्हारे पेरेंट्स अच्छे लोग थे। यीशु कहता है हाँ। फिर रोज कहती है एक्चुअली मेरे पेरेंट्स भी अच्छे लोग हैं, बस मुझे ऐसा लगने लगा कि आखिर में वह भी बाकी लोगों जैसे ही हैं। वह आगे कहती है उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मुझे क्या पसंद है या क्या हेट है, वे बस चाहते हैं कि मैं एडल्ट्स के बनाए स्टैंडर्ड्स पर खड़ी उतरूं। फिर रोज कहती है वैसे मेरा घर यहाँ से करीब 4 दिन दूर है, कभी विजिट करना। यीशु कहता है ठीक है, जब मैं इस जगह का आदी हो जाऊंगा। फिर रोज कहती है रास्ते में मैगी को किडनैप कर लेना तो और अच्छा रहेगा। यीशु कहता है मुझे लगता है मुझे जाना ही नहीं चाहिए। रोज कहती है मैं तुम्हें 5,000 गोल्ड दूंगी। यीशु कहता है ये आंट हम्फ्री को देना ज्यादा बेटर नहीं होगा। बात खत्म होने के बाद रोज वहां से चली जाती है। फिर यीशु वहां एक ओल्ड मैन को देखता है और उससे बात करने जाता है। वह आदमी यीशु का नाम जानता होता है। वह यीशु से पूछता है क्या तुम इसी विलेज में रहने वाले हो? यीशु कहता है तो आप मुझे जानते थे, मुझे पहले आपसे मिलने आना चाहिए था, सॉरी मैं लेट हो गया। असल में वह आदमी विलेज का हेड होता है। फिर ओल्ड मैन कहता है कोई बात नहीं, अपना काम करो, अब तो हम नेबर्स जैसे ही हैं। यीशु कहता है ठीक है, तो क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? यीशु बहुत शॉक्ड हो जाता है। अगले सीन में एक कार विलेज में आती हुई दिखती है। तभी मैगी चिल्लाकर कहती है ओल्ड मैन। मैगी गुस्से में कहती है तुम कहाँ चले गए थे? ओह माय गॉड, तुम तो एक बच्चा भी ले आए। कुछ लोग वहां आते हैं और उनके साथ एक बेबी होता है। मैगी पूछती है क्या बच्चा हेल्थी है? वह लेडी कहती है हाँ, वह बिल्कुल हेल्थी बॉय है। बेबी को देखकर मैगी इमोशनल हो जाती है। फिर पता चलता है कि वे मैगी का बेटा और बहू हैं। ये देखकर यीशु बहुत अच्छा फील करता है। अगले सीन में हंस यीशु के घर आता है। यीशु कहता है क्या हुआ और फायरवुड चाहिए? हंस कहता है नहीं, चलो बेबी को देखने
चलते हैं। दोनों बेबी को देखने जाते हैं और दोनों को बेबी बहुत क्यूट लगता है। फिर हांस कहता है, मिस्टर ईसू, मुझे आपको कुछ बताना है। ईसू पूछता है, क्या बात है? हांस कहता है, एक नोबल हमारे विलेज को खरीदने की कोशिश कर रहा है। ईसू पूछता है, सीरियसली, इसका क्या मतलब है? हांस कहता है, मतलब हमारा विलेज किसी भी मोमेंट सेल हो सकता है। ईसू कहता है, क्या ये तो सीरियस प्रॉब्लम है? तभी बेबी हंसने लगता है, जिसे देखकर ईसू कहता है, इस सिचुएशन के सामने ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट? हांस कहता है, शायद हाँ। अगले सीन में ईसू हांस को एक अलग जगह ले जाता है और पूछता है, वैसे जो बात तुमने पहले बताई थी वह सीरियस प्रॉब्लम नहीं है क्या? हांस कहता है, कौन सी? ईसू कहता है, वही नोबल वाली बात। हांस कहता है, असल में उसका तुमसे ज्यादा लेना देना नहीं है, क्योंकि तुम ट्रैवलर हो और कभी भी जा सकते हो। ईसू अपने मन में सोचता है, ये बात थोड़ी हर्ट कर गई। फिर हांस कहता है, वैसे मैं तुम्हें कुछ देना चाहता था। वह कुछ बुक्स देता है और कहता है, ये उन नोबल्स में से एक है जिन्हें मैं पसंद करता हूँ, इससे तुम्हें इस जगह को समझने में हेल्प मिलेगी। ईसू कहता है, थैंक यू। अगले सीन में वह गेट की हेल्प से कोरिया आता है। अपना बजट देखकर वह सोचता है कि इस बार क्या सेल कर सकता है। फिर उसे मार्केट वाली वह लड़की याद आती है जो फिश खरीद रही थी। फिर वह रात में मार्केट जाता है कुछ खरीदने। वह बहुत सारी फूड आइटम्स देखता है और खाने का मन करता है, तो वह पेट भरकर खाता है। फिर वह सोचता है, खाना डाइजेस्ट करने के लिए थोड़ी वॉक कर लेते हैं। चलते चलते वह फिश मार्केट पहुंच जाता है और इतनी सारी फिश देखकर बहुत खुश हो जाता है। एक फिश देखकर उसे लगता है जैसे हाथ जैसी दिख रही हो। फिर वह वही फिश देखता है जो उस दिन लड़की खरीद रही थी। शॉपकीपर कहता है, क्या आपको मैकरल फिश चाहिए? ईसू कहता है, हाँ, लेकिन ऑर्गन्स निकाल देना। शॉपकीपर कहता है, ठीक है। ईसू उस फिश को काफी क्वांटिटी में खरीद लेता है। फिर वह इतने सारे फिश लेकर घर जाता है और सोचता है, काफी टाइम हो गया प्रॉपर मैकरल फिश खाए हुए। फिर एसएमजे नाम का सॉस दिखता है। ईसू कहता है, वहां एसएमजे सॉस नहीं मिलता तो एसएमजे सॉस से ही टेस्टी सॉस बना लेते हैं। वह अपने मन में आगे सोचता है, ये मैंने अब्रॉड स्टडी करते समय सीखा था। आखिर में नट्स डालकर मिक्स कर दो, बस हो गया। फिर वह फिश खाने की सारी चीजें इकट्ठा करता है और कहता है, जस्ट इन केस मैंने बार्ली भी ले ली, क्योंकि इस जगह राइस से ज्यादा पॉरेज कॉमन है। फिर ईसू को अपनी माँ की कही बात याद आती है। वह कहती थी, पॉट में राइस बनाते समय फायर कंट्रोल बहुत जरूरी होता है। फिश फ्राई करते समय उसकी आउटर लेयर को पहले फ्राई करना चाहिए ताकि ऑयल निकले और फिश पैन से चिपके नहीं। अपनी माँ के वर्ड्स याद करके ईसू थोड़ा इमोशनल हो जाता है। अगले सीन में वह अपने नेबर के घर जाता है। लड़की की माँ दरवाजा खोलकर पूछती है, कौन है? ईसू कहता है, मैं आयु हूँ, बगल में रहता हूँ। उस लड़की की माँ कहती है, हाय, मैं मेसा हूँ, लेकिन तुम यहाँ क्यों आए हो? फिर ईसू कहता है, मुझे लगा मैंने अपना इंट्रोडक्शन ठीक से नहीं दिया, इसलिए मैंने सोचा आपको मील ट्रीट करूं। तभी लड़की आती है और अपनी माँ से पूछती है, क्या हुआ माँ? उसकी माँ कहती है, मिस्टर इस्सू अभी बगल वाले घर में रहने आए हैं। फिर वह इस्सू से कहती है, ये मेरी बेटी है, इसका नाम हाइन है। माँ और बेटी दोनों काफी सरप्राइज्ड होती हैं कि इस्सू अचानक उन्हें मील के लिए इनवाइट कर रहा है। फिर इस्सू कहता है, मैंने आपकी बेटी को मार्केट में मैकरल फिश ढूंढते देखा था, तो मैं पास के विलेज गया और कुछ खरीद लाया। अगर आपको ठीक लगे तो क्या मैं इसे कुक करूं? लड़की की माँ कहती है, जरूर, मुझे भी जानना है इसका टेस्ट कैसा होगा। ईसू कहता है, मुझे उम्मीद है ये आपको पसंद आएगा। ठीक है, तो बाद में मेरे बैकयार्ड में खाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि ईसू बड़े मजे से फिश कुक कर रहा है। वह सोचता है फिश को ऐसे फ्राई करना चाहिए कि बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट रहे। वह फिश बनाकर तैयार कर लेता है जो काफी टेस्टी लगती है। तीनों साथ बैठकर खाना खाते हैं। ईसू कहता है, ये स्टीम्ड कैबेज है, इसके साथ मैकरल फिश और थोड़ा सॉस रखो, फिर इसे रैप करके खाओ। लड़की की माँ ईसू से पूछती है, क्या तुम यहाँ आने से पहले किसी कोस्टल विलेज में रहते थे? ईसू जवाब देता है, हाँ, कुछ हद तक। वह फिश खाती है और खाने के बाद कहती है, तुम्हारे अंदर कुकिंग का टैलेंट है, खासकर ये सॉस। मैंने पहली बार ऐसा टेस्ट किया है, ये सच में बहुत स्वादिष्ट है। ईसू को यह सुनकर बहुत अच्छा फील होता है और वह कहता है, मुझे खुशी है कि आपको पसंद आया, अब मैं भी ट्राई करता हूँ। वह खाते ही सोचता है, ये तो ओशन जैसा फील दे रहा है। वह कैबेज की स्वीटनेस और बार्ली की टेक्सचर के बारे में सोचता है कि दोनों काफी वेल सूट करते हैं, लेकिन फिर भी फिश का यह हिस्सा सबसे ज्यादा डिलिशियस है। लड़की की माँ कहती है, जिन्हें खाना आता है वे यहीं से शुरू करते हैं, वैसे बोन्स फेंक देना चाहिए, इन्हें कौन खाता है? ईसू सोचता है, ये माँ बेटी कुछ ऑर्डिनरी नहीं लगती। खाने के बाद लड़की ईसू से कहती है, मील के लिए थैंक्स, मैं बर्तन साफ करके बाद में लौटा दूंगी। ईसू कहता है, कोई बात नहीं, मैं कर लूंगा। लड़की की माँ कहती है, उसे करने दो, वह बस किसी तरह तुम्हारा एहसान चुकाना चाहती है। फिर वह ईसू का हाथ पकड़कर कहती है, बहुत बहुत धन्यवाद, मैं भी कभी तुम्हें मील ट्रीट करूंगी। ईसू कहता है, ठीक है, कभी भी बुलाना। कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है। ईसू सोचता है, अब तो 1 महीना हो गया है। फिर वह सोचता है, हांस के साथ इतना काम करके मैं काफी टायर्ड हो जाता हूँ। तभी हांस वहां आ जाता है। ईसू सोचता है, हांस फिर से काम के लिए बुलाने आया है। ईसू थके हुए टोन में पूछता है, आज क्या करने वाले हैं? हांस कहता है, काम के लिए नहीं, क्या तुम मेरे साथ लूशन विलेज चलोगे?
करोगे? नए विलेज का नाम सुनकर यीशु थोड़ा सरप्राइज्ड होता है, फिर कहता है हाँ। हांस बहुत खुश हो जाता है। अगले सीन में डेंजरस रोड पर ट्रैवल करने की वजह से यीशु जोर शोर से उल्टी करने लगता है। वह सोचता है मुझे मोशन सिकनेस की मेड्स ले लेनी चाहिए थी, वह रोड तो एकदम मर्डरस थी। फिर हांस कहता है मुझे किसी से मिलना है, मैं उधर जाऊंगा। यीशु कहता है ठीक है, 1 घंटे बाद यहीं मिलते हैं, अगर देर हो जाए तो मैं पब में रहूंगा। हांस कहता है ठीक है। हांस किसी से मिलने चला जाता है। यीशु सोचता है ये अच्छा मौका है इस विलेज से शॉपिंग करने का। यीशु एक फैब्रिक शॉप में जाता है और शॉपकीपर से पूछता है ये किस तरह का फैब्रिक है। शॉपकीपर कहता है तुम काफी ऑब्जर्वेंट हो, ये कैमरी नाम का नया फैब्रिक है, इसे हैंडकरचीफ्स, कर्टन्स और क्लोथ्स में यूज किया जाता है, ये नोबल में काफी पॉपुलर है। यीशु कहता है ये तो बहुत सॉफ्ट है, वैसे प्राइस कितना है? शॉपकीपर कहता है 1 गोल्ड पर पीस। यीशु कहता है ठीक है 2 दे दो। शॉपकीपर पूछता है वैसे इसे किस लिए यूज करोगे? यीशु कहता है बेबी डायपर्स। शॉपकीपर बहुत सरप्राइज्ड हो जाता है। अगले सीन में यीशु आगे जाने ही वाला होता है कि वह एक सोर्ड्समैन को हेवी सोर्ड पकड़े देखता है। यीशु अपने मन में सोचता है मैं भी वह सोर्ड उठाकर देखना चाहता हूँ। सोर्डमैन जिस तरह यीशु को देखता है उससे यीशु डर जाता है। तभी वह मिस चिको वहां से जाते देखता है। मिस जेजे भी उसे देख लेती है। मिस जेजे पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यीशु कहता है मैं हांस के पीछे यहाँ आ गया। रोज कहती है वैसे तुम यहाँ से बस गुजर रहे हो, राइट? फिर वो कहती है नहीं, मैं ऑब्जर्वेशन के लिए आई हूँ। क्या तुमने न्यूज नहीं सुनी? यीशु पूछता है कौन सी न्यूज? रोज कहती है एक नया नोबल ये लैंड खरीद रहा है, वे हमारे फैमिली के नेबर्स बनेंगे, इसीलिए मैं देखने आई हूँ। फिर रोज पूछती है वैसे तुम टाउन में यह क्या ले जा रहे हो? ये कैमरी क्लॉथ है ना? यीशु कहता है हाँ, आंट हम्फ्री को ग्रैंडसन हुआ है तो मैं गिफ्ट देना चाहता था। ये सुनकर रोज शॉक हो जाती है और कहती है क्या? फिर मैं भी चुप नहीं बैठूंगी। वह यीशु से कहती है मेरे पीछे आओ। फिर दोनों एक शॉप में जाते हैं जहां रोज सोप और कई दूसरी चीजें दिखाती है। वह कहती है मैं और भी देना चाहती हूँ, लेकिन मैगी इसे लेने से मना कर देगी, या फिर उससे कहना कि मैं जल्द विजिट करूंगी और कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ। यीशु कहता है मैं बता दूंगा, और अगर विलेज के बारे में कोई इंपॉर्टेंट न्यूज मिले तो मुझे बताना। फिर रोज कहती है लवान के लोग भी वरीड होंगे, राइट? अगर नए नोबल्स वहां का लैंड भी खरीद लें तो मुझे उससे पहले मैगी को वहां से निकालना होगा। यीशु सोचता है उसकी आंखें नॉर्मल नहीं लग रही। फिर रोज कहती है तुम्हें लगता है मैं ऑब्सेस्ड हूँ, राइट? जो भी हो इसे अवॉइड नहीं किया जा सकता। फिर वह वेटर को स्पेशल मील लाने को कहती है। यीशु सोचता है स्पेशल मील? रोज कहती है हर इनमें नोबल्स के लिए स्पेशल मील होता है। उनका स्पेशल मील आ जाता है। यीशु को वह खाना बिल्कुल पसंद नहीं आता। रोज कहती है ट्राई करो। यीशु कहता है मील के लिए थैंक्स। वह खाना खाता है और खाने के बाद उसे उल्टी जैसा फील होता है क्योंकि टेस्ट बहुत खराब होता है। रोज मुस्कुराकर कहती है कैसा लगा? टेस्टी नहीं है क्या? ब्रेड भी ट्राई करो। अगले सीन में वह हांस के साथ घर लौटता है और बस उसी खाने के बारे में सोचता रहता है। वह कहता है ये तो सच में किलिंग था। अब मुझे समझ आया कि मिसेस जीजे आंट हम्फ्री को लेकर इतनी ऑब्सेस्ड क्यों है। आंट हम्फ्री को लॉर्डर कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अगले सीन में यीशु गेट की हेल्प से सील सिटी वापस आता है। वह जल्दी से फ्रीजर खोलता है और सोचता है मुझे यकीन है इसमें प्लम सिरप होगा। कुछ ड्रिंक्स लेने के बाद उसे काफी राहत मिलती है। फिर वो कहता है पेट भरा हो तो कुछ चिल्ली और फ्रेश सबसे बेस्ट होता है। अब मैं बेहतर फील कर रहा हूँ। फिर लैपटॉप देखते हुए वह सोचता है क्या ब्लैक पेपर के अलावा भी कुछ सेल कर सकता हूँ? मैं ब्लैक पेपर बेच कर थक गया हूँ। सब स्पेस पॉकेट को सिर्फ ब्लैक पेपर के लिए यूज करना भी वेस्ट है। फिर उसके दिमाग में कुछ आता है और वह सर्च करने लगता है। कुछ दिन बाद का सीन दिखता है। यीशु मिट्टी खोदकर कुछ क्रॉप्स उगाने की कोशिश कर रहा होता है। वह सोचता है बेचने के अलावा और भी चीजें कर सकता हूँ। अगर मैं खुद उगाऊं तो स्टॉक कोरिया से लाने वाली क्वांटिटी से कहीं ज्यादा होगा। तभी हांस वहां आता है और पूछता है मिस्टर आइसू आप क्या कर रहे हैं? यीशु कहता है बस कुछ प्लांट करना चाहता था। हांस पूछता है तुम क्या उगा रहे हो? जिस पर यीशु कहता है क्या तुम्हें वो सूपन याद है जो हम्फ्री ने तब बनाया था जब मिस चेची आई थी? उसमें जो वेजीज थे वही पोटैटो कहलाते हैं और मैं वही प्लांट कर रहा हूँ। इसके बाद यीशु आगे बोलता है कि इसे कुक करना इजी है, टेस्ट में काफी डिलिशियस होता है और इसके यूजेस भी बहुत होते हैं। ये सुनकर हांस कहता है ओके तो कभी मुझे भी इन्वाइट करना। जिस पर यीशु कहता है श्योर, मैं तुम्हें पोटैटो जीन नाम का फूड बनाकर खिलाऊंगा। ये सुनकर हांस पूछता है पोटैटो जीन? फिर यीशु कहता है यस, इसमें पोटैटोज को ग्राइंड करके
फ्राइंग पैन में पैनकेक की तरह डीप फ्राई किया जाता है। जिस पर हांस कहता है दैट्स अ प्रॉमिस। यीशु जवाब में कहता है मैं अपना प्रॉमिस जरूर निभाऊंगा, बस ये अच्छे से ग्रो हो जाए। इसके बाद हांस कहता है बाय द वे मर्चेंट्स आ चुके हैं, चलो साथ में चलते हैं। जिस पर यीशु कहता है ओके। अगले सीन में हम उसी बच्चे को देखते हैं जिसे यीशु ने मिरर दिया था। उसका नाम माइनो होता है। यीशु उसे पहचान लेता है और माइनो बहुत खुश हो जाता है क्योंकि इतने टाइम बाद भी यीशु ने उसे रिमेंबर किया होता है। फिर माइनो बताता है कि वो मिरर 5 गोल्ड्स में सेल हो गया था। ये सुनकर वह पूछता है क्या तुम्हारे पास ऐसे और भी हैं? जिस पर यीशु कहता है मेरे पास करीब 5 और हैं। फिर मीनो कहता है मैं बाद में ले लूंगा और ये कहकर वहां से चला जाता है। इसके बाद यीशु सोचता है कि आज आंट हम्फ्री ने सॉसेजेस बनाए होंगे। वह इमेजिन करता है कि खाने में कितना टेस्टी लगेगा और वह खुद भी खाने की इच्छा फील करता है। तभी हांस वहां आता है और यीशु को कुछ फूड देता है और खाने को कहता है। यीशु फूड को देखकर सोचता है कि यह सालमी जैसा लग रहा है। फिर वह उसे खाता है जिससे उसे काफी सॉल्टी फील होता है। ये देखकर हांस पूछता है तुम्हें पसंद नहीं आया यीशु? जिस पर यीशु थोड़ा नर्वस होकर कहता है थोड़ा सॉल्टी है, लेकिन अगर इसे किसी और फूड के साथ खाऊं तो शायद बेटर लगे। इसके जवाब में हांस कहता है हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, इसे लंबे टाइम तक प्रिजर्व करना होता है। अगर इतना सॉल्ट यूज ना करें तो ये जल्दी खराब हो जाएगा। तभी आंट हम्फ्री कुछ फूड लेकर आती है और हांस से कहती है बातें बंद करो और फूड सर्व करने में हेल्प करो। जिस पर हांस कहता है ओके। यीशु फूड को देखकर कहता है लगता है आज सिर्फ सॉसेजेस और ब्रेड ही हैं। फिर वह सोचता है कि एन हम्फ्री ने बनाया है तो टेस्ट अच्छा ही होगा। इसके बाद वह सामने कुछ लोगों को बैठकर खाना खाते हुए देखता है। उसी टाइम हांस उसे आवाज देता है जो अपनी फैमिली के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठा होता है। हांस उसे अपने साथ डिनर करने के लिए आमंत्रित करता है। हांस की फैमिली भी खुशी से यीशु को बुलाती है। हांस के फादर यीशु से कहते हैं मैंने तुम्हारे बारे में काफी सुना है। इसके बाद सब लोग कहते हैं थैंक्स फॉर द मील। यीशु खाना खाता है और सोचता है कि ब्रेड के साथ खाने पर इसका टेस्ट ठीक लगता है, फर्मेंटेड मीट की सेंट और च्यूवी टेक्सचर के साथ। फिर वह सोचता है क्या ये भी सलामी जैसा ही है? खाते खाते उसके माइंड में फूड से जुड़ी बातें चलने लगती हैं। फिर वह पूछता है वैसे मुझे मिस मेसा और हायन दिखाई नहीं दे रहे। जिस पर हांस की मदर कहती है मैंने सुना है कि मेसा आजकल ठीक फील नहीं कर रही है। यह सुनकर यीशु शॉक्ड हो जाता है। इसके बाद हांस की मदर यीशु को लेफ्ट ओवर फूड देती है और कहती है क्या तुम इसे अपने प्लेस तक ले जा सकते हो? यीशु कहता है ऑफ कोर्स। फिर जब यीशु वहां से निकलने लगता है तो उसे शाउटिंग और फाइटिंग की आवाजें सुनाई देती हैं। आवाज सुनते ही वह समझ जाता है कि यह हायन और उसकी मदर की लड़ाई की आवाज है। तभी हायन गुस्से में रूम से बाहर आती है। वह और यीशु आमने सामने आते हैं लेकिन हायन कुछ नहीं कहती और गुस्से में चली जाती है। उसी टाइम उसकी मदर उसे बुलाने बाहर आती है और जोर जोर से खांसते हुए खून उगलने लगती है। अगले सीन में यीशु और उस लड़की की मदर डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं। यीशु कहता है प्लीज खाना खा लीजिए, फूड ठंडा हो रहा है। जिस पर वह वुमन कहती है मैं हायन के लौटने पर उसके साथ ही खाऊंगी। यह देखकर साफ लगता है कि वह अपनी बेटी को लेकर बहुत वरीड है। फिर वह बताती है कि हायन उसकी रियल डॉटर नहीं है, वह उसकी नैनी है जो बचपन से उसकी केयर कर रही है। यह सुनकर यीशु अपने माइंड में सोचता है शायद इसी वजह से मुझे तब अजीब फील हुआ था और मुझे लगता है कि उसके एटीट्यूड में भी कोई प्रॉब्लम है। फिर वह नैनी कहती है यंगनेस में उसका एटीट्यूड वार्म नहीं है लेकिन वह बैड चाइल्ड भी नहीं है। उसके चिल्लाने की एक वैलिड रीजन थी। जिस पर यीशु पूछता है क्या यह उसी रीजन से जुड़ा है कि आपने पूरे विलेज को बताया कि वह आपकी डॉटर है? इसके जवाब में नैनी कहती है क्योंकि हमने ये सीक्रेट रखा है। हमारी मिस में बहुत टैलेंट्स हैं, वह उन्हें यूज करके किसी ह्यूज सिटी में पैसा कमाना चाहती है और मेरा ट्रीटमेंट करवाना चाहती है, लेकिन मैं उसे अलाउ नहीं कर रही। वह इसे लेकर क्रेजी हो जाती है। ये सुनकर यीशु अपने माइंड में सोचता है मैं ही इनको समझ सकता हूँ। अगर मेरे किसी इंपॉर्टेंट पर्सन ने इलनेस का ट्रीटमेंट करवाने से मना किया होता तो मैं भी फ्रस्ट्रेटेड फील करता। इसके बाद नैनी यीशु से एक फेवर मांगती है। यीशु पूछता है क्या? नैनी कहती है जब मैं मर जाऊं तो प्लीज हमारी मिस हायेन को इस जगह सेटल होने में हेल्प करना। अगले दिन हम यीशु को उसके पेरेंट्स की ग्रेव पर जाते हुए देखते हैं। वहां पहुंचकर वह अपने माइंड में नैनी की बातों को दोहराता है। इसके बाद वह कहता है ये इजी नहीं होगा लेकिन मैं ट्राई करूंगा। फिर उसे नैनी की एक और बात याद आती है जब उसने कहा था यह सुनने में ज्यादा कन्विंसिंग लगता है बजाय इसके कि तुम सिर्फ मुझे खुश रखने के लिए कॉन्फिडेंस से बोलो कि तुम जरूर करोगे। अगले सीन में यीशु अपने माइंड में सोचता है मैं ऐसा इंसान नहीं हूं जो किसी ऐसी लड़की की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके जिसे मैं बैरली जानता हूं, और मुझे यह भी फील नहीं होता कि हायेन ऐसा इंसान है जिसके साथ मैं इजीली गेट अलोंग कर सकूं। लेकिन मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि मुझे अकेले छोड़े जाने का फीलिंग पता है। इसके बाद हम माइनो और यीशु को साथ देखते हैं। यीशु उसे बाकी बचे हुए 5 मिरर्स देता है
जिन्हें देखकर माइनो बहुत खुश हो जाता है। माइनो कहता है ओके, मैं तुम्हें हर मिरर के 3 गोल्ड्स दूंगा और अगर ये ज्यादा प्राइस में सेल हुए तो और भी दूंगा। जिस पर यीशु कहता है तुम कॉन्शियंस के साथ काम करते हो, है ना? फिर यीशु पूछता है मिरर की जगह सोप का क्या? माइनो कहता है सोप्स की डिमांड मिरर्स जितनी नहीं है। फिर माइनो पूछता है वैसे मिस्टर यीशु आप असल में हैं क्या? यीशु कहता है थोड़े सरप्राइजेस के साथ मैं खुद को एडवेंचरर बताता हूँ। मीनो फिर पूछता है मेरा मतलब है आप नोबल हैं या कॉमनर? वह आगे कहता है आपके अंदर एक सेंट है जो सिर्फ नोबल से आती है। कॉमनर्स इतनी बार शावर नहीं ले पाते क्योंकि वाटर रेयर है। ये सुनकर यीशु पूछता है फिर आर्मीनिया के लोग बाथ कैसे लेते हैं? मीनो कहता है वहां कई पब्लिक बाथ्स हैं जो विजर्ड्स फैमिली चलाती है। कॉमनर्स भी यूज करते हैं क्योंकि प्राइस अफोर्डेबल है। यीशु विजर्ड्स फैमिली के बारे में पूछता है जिस पर मीनो कहता है हाँ, आर्मीनिया में वाटर कम है इसलिए वे मैजिक से वेदर गैदर करते हैं। ये सुनकर यीशु अपने माइंड में सोचता है ये कंट्री इतनी बैड कंडीशन में है कि विजर्ड्स के बिना सरवाइव भी नहीं कर सकती। अगले सीन में हम हाइन को हरनानी के पास बैठे देखते हैं। हरनानी कहती है मिस मुझे सॉरी है कि मैं अंत तक आपके साथ नहीं रह पाई। हाइन कहती है आपने 30 साल तक मेरी प्रोटेक्शन की है, आपने अपना बेस्ट दिया है, अब आपको रोने की जरूरत नहीं है, पीस के साथ चली जाएं। नानी की हेल्थ धीरे धीरे डिटीरियोरेट होती जाती है। सब समझ जाते हैं कि अब नानी ज्यादा टाइम तक नहीं जिएगी, जाने का टाइम आ जाता है। नानी बहुत रोती है और फिर मर जाती है। यीशु अपने माइंड में कहता है मेसा के फ्यूनरल के टाइम भी हेन ने आंसू नहीं बहाए थे। मैं उसके घर फूड शेयर करने गया था लेकिन घर के सामने सिर्फ एम्प्टी डिशेस देखी, उसे नहीं। अगले दिन यीशु सू सिटी में अपने घर आता है। वह एक केक शॉप की तरफ जाता है। तभी उसे अपने पेरेंट्स का एक सीन याद आता है जब उसकी मदर ब्रेड खा रही होती है। देन यीशु उसकी मॉम से पूछता है आप फिर से ब्रेड खा रही हो? जिस पर उसकी मॉम कहती है मैं राइस के बिना रह सकती हूँ लेकिन ब्रेड के बिना नहीं रह सकती। तभी उसके फादर मजाक में कहते हैं डैड क्या आपको ब्रेड मुझसे ज्यादा पसंद है? यह सुनकर उसकी मॉम सोच में पड़ जाती है जिस पर उसके फादर थोड़ा वरिड हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि यीशु की फैमिली काफी हैप्पी थी। प्रेजेंट में वापस आते हुए यीशु वही ब्रेड खरीदता है। इसके बाद वह दूसरे वर्ल्ड में आता है और अपनी मॉम का फेवरेट ब्रेड खाने लगता है। तभी उसकी नजर टेबल पर रखे एक पैकेट पर जाती है। उसे याद नहीं आता कि उस पैकेट में क्या है। फिर अचानक उसे याद आता है कि उसमें वही फैब्रिक, सोप और लोशन है जो उसने रोज के साथ मैगी के ग्रैंड चाइल्ड के लिए खरीदा था। इसके बाद यीशु मैगी के पास देने निकलता है। मैगी पूछती है ये क्या है? जिस पर यीशु कहता है कैमरिक क्लॉथ है और साथ में मिस जी का सोप और लोशन भी डाला है, ग्रैंड चाइल्ड होने की खुशी में गिफ्ट है। ये सुनकर मैगी कहती है ओ माय तुम कितने थॉटफुल हो। यीशु जवाब में कहता है इसमें कुछ खास नहीं है। फिर मैगी कहती है तुम्हारे सामने मेरे फैमिली के मेल्स तो बहुत लेजी हैं। ये सुनकर यीशु नर्वस हो जाता है और कहता है मैं बाद में मिलता हूँ। वह अपने माइंड में सोचता है फैमिली की पीस के लिए यहाँ से निकल जाना ही बेटर है। इसके बाद वह वहां से अपने क्रॉप देखने जाता है जो उसने काफी टाइम पहले उगाई थी। वहां वह हायन को देखता है। उसे देखकर यीशु काफी सरप्राइज्ड होता है और कहता है काफी टाइम हो गया, क्या तुम पोटैटो के फ्लावर देख रही थी? फिर वह एक फ्लावर तोड़ता है और उसे देते हुए कहता है कैसा है? सिंपल है लेकिन ब्यूटीफुल है, राइट? ये सुनकर हायन उसे अजीब नजरों से देखती है और कहती है तुमने वो फ्लावर क्यों तोड़ा? यीशु नर्वस होकर कहता है पोटैटो अच्छे से ग्रो करने के लिए फ्लावर तोड़ना पड़ता है। फिर हायन पूछती है पोटैटो क्या होता है? यीशु कहता है खाने की चीज है, अभी जमीन के अंदर है, 1 महीने बाद हार्वेस्ट कर सकते हैं, तब मैं तुम्हें टेस्ट करवाऊंगा। जिस पर हायन कहती है फॉरगेट इट। यीशु अपने माइंड में सोचता है वैसे भी क्या वह ठीक से खा रही है? ऐसा लग रहा है कि उसका वेट थोड़ा कम हो गया है। फिर यीशु उससे पूछता है क्या तुम्हें ब्रेड पसंद है? हायन पूछती है ब्रेड? यीशु कहता है हाँ, मुझे हाल ही में मिला है, मुझे ब्रेड काफी पसंद है। ये सुनकर हायन एक्साइटेड हो जाती है। फिर यीशु कहता है अंदर चलो, साथ में खाते हैं। इसके बाद वह ब्रेड खाने लगती है। यीशु अपने माइंड में सोचता है लगता है उसे भी ब्रेड पसंद है, लेकिन वह यह भी वंडर करता है कि उसके हेयर का कलर बार बार क्यों बदलता है, तो वह सच में एक विच है। यह सोचते हुए यीशु उसे ध्यान से देखने लगता है। तभी हायन पूछती है क्या तुम पहली बार किसी को ब्रेड खाते देख रहे हो? यीशु फिर नर्वस हो जाता है और कहता है नहीं, मैं बस तुम्हारे ईयर्स देखकर अमेज्ड हो गया था। हायन कहती है तुम सीधे पूछ सकते थे कि क्या मैं विच हूँ। यीशु कहता है जब तुम खुद छुपाने की कोशिश कर रही थी तो मैं कैसे पूछता। हायन कहती है या एनीवे, इसे किसी और को मत बताना, और जब मैं खा रही हूँ तब मुझसे बात मत करना। यीशु उसके बिहेवियर से सरप्राइज्ड हो जाता है और कहता है ओके। खाना खत्म करने के बाद हायन कहती है अब मुझे समझ आ गया है तुम दूसरों को फूल कर सकते हो लेकिन मुझे नहीं। यीशु को समझ नहीं
नहीं आता कि वह क्या कह रही है। फिर हायन पूछती है, तुम ऑर्डिनरी इंसान नहीं हो, राइट? यीशु नर्वस आवाज में कहता है, तुम्हारा मतलब क्या है? और वह अपने माइंड में सोचता है, क्या उसे पता चल गया कि मैं दूसरे डायमेंशन से आया हूँ? तभी हायन कहती है, तुम एक विजर्ड हो, ब्रेड विजर्ड। ये सुनकर यीशु पूरी तरह स्टंट हो जाता है। फिर हायन कहती है, ब्रेड की टेक्सचर सॉफ्ट है, क्रीसी भी नहीं है, एग और बटर से टेस्ट बहुत अच्छा आता है और सेंट पूरे माउथ में फैल जाती है। अगर तुम ब्रेड विजर्ड नहीं होते तो इतना डिलिशियस ब्रेड कोई नहीं बना सकता। इसके बाद वह कहती है, तुमने मुझे इतना टेस्टी ब्रेड खिलाया है, बदले में मैं पोटैटो फ्लावर की केयर करने में तुम्हारी हेल्प करूंगी। यीशु कहता है, श्योर श्योर। फिर हायन कहती है, कुक्ड मैकरल वाली बात भी मैं नहीं भूली हूँ, उसका बदला भी जरूर चुकाऊंगी। आयसू कहता है, ओके, जब दोबारा खाने का मन हो तो बता देना। हेन कहती है, मुझे फिश से नफरत। यीशु कहता है, यह जानकर अच्छा लगा। फिर यीशु पूछता है, वैसे तुम किस तरह की मैजिक यूज करती हो? हेन कहती है, क्या तुम ये फ्री में जानना चाहते हो? यीशु कहता है, मुझे नहीं लगता कि मैं फ्री में पूछ रहा हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि यीशु को फिर से ब्रेड खाना है। वह ब्रेड बनाने के लिए सारे इंग्रेडिएंट्स इकट्ठा करता है। फिर वह सोचता है कि पाउंड केक के इंग्रेडिएंट्स सिंपल होते हैं और बनाना इजी होता है ट्रेडिशनल वे में। फ्लावर, एग, शुगर और बटर मिक्स किए जाते हैं। अगर इसमें वेजीज और बेकन डालें तो भी टेस्टी होता है। चॉकलेट, ग्रीन टी और लेमन भी अच्छे ऑप्शंस हैं। अगले सीन में वह ब्रेड बनाना शुरू करता है और सोचता है कि क्या ये उसके लिए टेस्टी होगा। उसे नहीं पता कि वह क्या रिएक्शन देगी। तभी हायन वहां आती है और पूछती है, क्या ये ब्रेड है? हम इसे कब खाएंगे? फिर वह कहती है, तुम्हें पता है कि मैं पोटैटो फ्लावर्स डिलिजेंटली हार्वेस्ट कर रही हूँ, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि वो हवा से गिरे या तुमने तोड़े? ये इन्फॉर्मेशन मुझे इस ब्रेड के बदले चाहिए। इसके जवाब में हायन कहती है, मैं एक विच हूँ और मेरे पास वाटर को कंट्रोल करने की पावर है। यह सुनकर यीशु शॉक्ड हो जाता है और अपने माइंड में सोचता है, क्या यह उसी फैमिली से जुड़ी है जो आर्मीनिया में वाटर मैनेज करती है? फिर वह कहता है, क्या तुम मुझे थोड़ा मैजिक दिखा सकती हो? हायन कहती है, मुझे 10 स्वादिष्ट ब्रेड्स चाहिए और जल्दी कुक करना। यीशु कहता है, यस यस यस। केक तैयार हो जाता है। हायन केक खाने के लिए वेट नहीं कर पाती और यीशु से जल्दी काटने को कहती है। यीशु कहता है, थोड़ा वेट करो, केक बोल से बाहर नहीं निकलता। तभी यीशु को याद आता है कि उसने बोल में बटर लगाना भूल गया था। फिर आयसू कहता है, एजेस से थोड़ा बर्न्ट है, लेकिन ट्राई करो, देखते हैं टेस्ट कैसा है। वे दोनों केक खाते हैं। हायन को केक बहुत पसंद आता है। यीशु सोचता है कि केक बहुत स्वीट है। फिर वो पूछता है, टेस्ट कैसा है? हायन कहती है, डिलिशियस है। यीशु कहता है, सच में? फिर हायन पूछती है, वैसे क्या तुम्हारे पास मिल्क है? यीशु कहता है, क्या मैं तुम्हारा मिल्क का भी कर्जदार हूँ? खुद काऊ से ले आओ। हायन कहती है, मुझे एनिमल्स से नफरत है। फिर वह पूछती है, वैसे तुम अकेले क्यों रहते हो? यीशु उदास टोन में कहता है, मेरे पेरेंट्स गुजर चुके हैं। हेन सैड टोन में कहती है, बेकार पेरेंट्स का जल्दी मर जाना ही बेहतर है। यह सुनकर यीशु को याद आता है कि उसकी ग्रैंडमदर ने कहा था कि हेन के हार्ट में प्रॉब्लम है, इसलिए वह ऐसा बिहेव करती है। वह वंडर करने लगता है कि क्या हेन साइकोपैथ है। फिर यीशु पूछता है, जब तुम किसी एनिमल को देखती हो तो तुम्हें कैसा फील होता है? हायन जवाब देती है, मुझे उन्हें मारने का मन करता है। यीशु शॉक्ड होकर कहता है, क्या? हैन कहती है, क्या तुम्हें लगता है कि मैंने कुछ गलत कहा? यीशु अपने माइंड में सोचता है, वह ऐसी कैसे बन गई? फिर वह कहता है, मैं यहाँ थोड़ा कंफर्ट पाने आया था, अब तुम्हें जाना चाहिए। इसके जवाब में हायन पूछती है, बाकी का ब्रेड तुम अकेले क्यों खत्म करने वाले हो? जिस पर यीशु उसे ब्रेड का एक पीस देता है। इसके बाद हायन कहती है, तुम एक अच्छे इंसान हो। अगले सीन में हम यीशु को अपने बेड पर लेटे देखते हैं। वह अपने आप से सोचता है, मुझे पता है किसी इंपॉर्टेंट पर्सन को खोने का पेन कैसा होता है। ऐसे सिचुएशन में हम दूसरों की फीलिंग समझने की एनर्जी नहीं रख पाते, लेकिन फिर भी हायन थोड़ी ज्यादा एक्सट्रीम है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कुछ लोग इस विलेज के लोगों को बहुत ब्रूटली मार रहे हैं। इस फाइट के दौरान एक आदमी बड़ी मुश्किल से बचकर भागता है। फिर अगले सीन में उस लड़के को गांव के मुखिया के सामने लाया जाता है। वह लड़का बेहोश होता है। थोड़ी देर बाद उसे होश आता है और वह बहुत डरने लगता है। विलेज हेड कहता है, काम डाउन, कैरेज से उतरते ही तुम फेंट हो गए थे। इसके बाद वह लड़का कहता है, फादर जल्दी करो, लूशियन विलेज पर अटैक हुआ है, वे इस तरफ भी आ सकते हैं, हमें यहाँ से निकलना होगा। द विलेज हेड कहता है, सब ठीक है, अगर वो सच में इस जगह पर अटैक करने की प्लानिंग करते तो अब तक यहाँ पहुंच चुके होते। यीशु भी वहां मौजूद होता है, जो सब सुनता है और अपने माइंड में सोचता है कि बात सही है। दोनों विलेजेस के बीच सिर्फ 2 घंटे का रास्ता है, अगर वो निकलते तो दिख ही जाते। इसके बाद विलेज हेड सबसे कहता है, अब काफी लेट हो गया है, अगली बार फिर गैदर करेंगे। अगले दिन मिस जेजे का बॉडीगार्ड आता है और कुछ अनाउंस करता है। वह सबको बताता है, मैं कुछ टाइम तक यहीं रुकूंगा और उनकी मूवमेंट ऑब्जर्व करूंगा। इस सोल्जर को देखकर सारे विलेजर्स पूछने लगते हैं कि आगे क्या होगा। उसी मोमेंट यीशु वहां आता है और पूछता है कि मेडिथ फैमिली इसमें क्यों इन्वॉल्व हो रही है। उस सोल्जर का जवाब होता है, मैं बस इतना कह सकता हूं कि हम भी अफेक्टेड हुए हैं। अगर तुम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुनो तो मैं तुम्हारे साथ वहां जाने के लिए एक नाइट असाइन कर दूंगा। अगले सीन में यीशु सोचता है, ये अजीब है,
बहुत सारे इंजर्ड हैं लेकिन कोई मरा नहीं है। जरूर कोई रीजन है कि उन्होंने लोगों को सिर्फ इंजर किया और किल नहीं किया। इसके बाद यीशु हेन के पास जाता है। पहले वह हेन को आवाज देता है लेकिन वह बाहर नहीं आती। फिर वह ब्रेड बोलता है जिसे सुनते ही हेन तुरंत बाहर आ जाती है। यीशु अपने माइंड में सोचता है, मुझे पूरा यकीन है कि अगर कोई स्ट्रेंजर भी ब्रेड ऑफर करे तो ये उसके पीछे चल देगी। फिर हायन कहती है, मैं तुम्हारे लिए ब्रेड बनाऊंगी। जिस पर यीशु कहता है, उसके बदले मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ। हायन पोकर फेस के साथ कहती है, क्या है? यीशु पूछता है, जर्मन नेशन में नोबल्स की पोजीशंस क्या होती हैं, जैसे काउंट और मार्की? हायन जवाब देती है, हमारे यहाँ काउंट्स होते हैं लेकिन मार्कीज नहीं। यीशु कहता है, थोड़ा एक्सप्लेन करो। इस पर हेन गुस्से में कहती है, एक क्वेश्चन काफी है। फिर वह आगे कहती है, अब से क्वेश्चंस फ्री नहीं होंगे, एक सवाल के लिए एक ब्रेड लोफ लगेगा। यीशु कहता है, तुम तो सैवेज रॉबर हो। इसके बाद यीशु मजबूरी में केक बनाने चला जाता है। हायन पूछती है, इस बार आराम से ब्रेड बनाने वाले हो क्या? ये कहते ही वह बहुत खुश हो जाती है। फिर यीशु बनाते हुए रेसिपी बताने लगता है। वह कहता है, पहले इस मेरेंगे को डालूंगा और अच्छे से मिक्स करूंगा, फिर पैन पर थोड़ा ऑयल लगाकर बैटर डालूंगा। हियन बीच में कहती है, जल्दी कुक करो, मुझे भूख लगी है। यीशु कहता है, इसे स्लो फायर पर पकाना पड़ता है। हियन बोलती है, लगता है तुम्हारी मैजिक अभी स्ट्रांग नहीं हुई है। यीशु कहता है, ये मैजिक नहीं है। फिर हम देखते हैं कि पैनकेक तैयार हो जाता है। हायन बस फूड को घूरती रहती है। यीशु कहता है, घूरना बंद करो और खाओ। हायन खाती है और उसे बहुत पसंद आता है। वह पूछती है, ये क्या है? ब्रेड इतना सॉफ्ट कैसे हो सकता है? यीशु कहता है, इसे पैनकेक कहते हैं। हायन पूरा पैनकेक खा जाती है। यीशु कहता है, अब जब तुम खा रही हो तो मेरे सवाल का जवाब दे दो। हियन कहती है, इतना इम्पेशेंट मत बनो। यीशु कहता है, ओ सॉरी। इसके बाद वह कहती है, सबसे ऊपर एम्परर होता है, वही पूरा किंगडम रूल करता है। यीशु पूछता है, क्या तुम ऐसे बोल सकती हो? हियन कहती है, वैसे भी मैं उसे अपने हाथों से मारने वाली हूँ। यह सुनकर यीशु अपने माइंड में सोचता है, कितनी ट्रबलसम लड़की है। फिर वह कहता है, ओके आगे बताओ। हियन कहती है, उसके बाद ड्यूक होते हैं। ये पोजीशन विजर्ड फैमिली और इनडायरेक्ट रॉयल डिसेंडेंट्स को मिलती है। उसके बाद काउंट्स होते हैं, बाकी सब नोबल्स होते हैं। यीशु पूछता है, बस इतना ही? हायन कहती है, उसके बाद वो लोग आते हैं जो नोबिलिटी का सर्टिफिकेट खरीदते हैं। यीशु पूछता है, वो सर्टिफिकेट कितने का होता है? हायन जवाब देती है, 5000 गोल्ड कॉइन। फिर यीशु पूछता है, वैसे तुम किंग को मारना क्यों चाहती हो? हेन कहती है, वो मेरी काइंड का दुश्मन है। यीशु पूछता है, लेकिन बाकी विजर्ड्स तो एम्परर के साथ ठीक रहते हैं ना? हायन गुस्से में कहती है, ऐसे मत बोलो जैसे तुम्हें सब पता हो, तुम विजर्ड भी नहीं हो। यीशु कहता है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। फिर हायन कहती है, एनीवे मैं अरमानिया सिटी जाने वाली हूँ, अब से हर सवाल का एक गोल्ड लगेगा। यीशु पूछता है, ट्रांसपोर्टेशन फी नहीं लोगी? फिर वह पूछता है, ब्रेड या गोल्ड, एक चूज करो। हायन कहती है, ये टफ क्वेश्चन है, सोचूंगी। अगले सीन में यीशु हॉर्स ड्रॉन गैरेज में सफर करता दिखता है और फिर से उल्टी करने लगता है। वह सोचता है, मोशन सिकनेस की पिल के बिना मैं किसी काम का नहीं हूँ। हांस पूछता है, मिस्टर यीशु आप ठीक हैं? यीशु जवाब देता है, हाँ। फिर यीशु कहता है, गांव सिर्फ 2 हफ्तों में काफी बेहतर लग रहा है। हंस कहता है, मैंने बताया नहीं क्या? अब बता रहा हूँ। पंग परिवार ने बहुत पैसा खर्च करके हीलिंग विलेज हायर किया था। उन्होंने विलेजर्स को ठीक किया और विलेज को रिस्टोर किया। यीशु पूछता है, पांग फैमिली, वही जो यहाँ जमीन खरीद रही थी? हांस कहता है, हाँ वही। यीशु अपने माइंड में सोचता है, जिस लैंड को पैडिट्स ने एम्बुश किया था उसी को ये फ्री में रिस्टोर करवा रहे हैं। फिर यीशु पूछता है, उनकी कंडीशन क्या है? हांस कहता है, कंडीशन उन्होंने कुछ बताया नहीं है। यीशु सोचता है, ये सस्पिशियस है। फिर वह कहता है, एनीवे मुझे खुशी है कि लोग ठीक हैं। हांस कहता है, तो अपना काम खत्म करके यहीं मिलते हैं। यीशु कहता है, श्योर। अगले सीन में यीशु कहता है, आखिरकार मैंने सारा ब्लैक पेपर बेच दिया। वह देखता है कि उसके सामने कुछ लोग बातें कर रहे हैं। एक आदमी कहता है, मैं काउंट मैथ के एरिया जाते वक्त बैंडिट्स से मिला था। दूसरा आदमी कहता है, सच में? पहला आदमी कहता है, सुना है बैंडिट्स इसी एरिया को सेंटर बनाकर घूम रहे हैं, लेकिन काउंट मेथ कोई गार्ड भी नहीं लगा रहा। दूसरा आदमी कहता है, क्या हो अगर बैंडिट्स का मेथ फैमिली से कुछ कनेक्शन हो? यीशु अपने माइंड में सोचता है, झूठ है, मैडिथ फैमिली के नाइट्स पिछले 2 हफ्तों से स्ट्रीट्स गार्ड कर रहे हैं। तभी तीसरा आदमी कहता है, अगर वो फिर आए तो मैं उनकी हालत खराब कर दूंगा। फिर वह कहता है, कुछ दिन पहले जब मैं उनसे मिला था, मैं बिना डरे उन्हें घूरता रहा। उस बास्टर्ड के जबड़े पर बड़ा सा स्कार था, फिर भी मैं बहादुरी दिखाता रहा, और जब मैंने उसे स्टैब किया तो वो गिड़गिड़ाने लगा। यीशु यह सुनता है और याद करता है कि यह आदमी उसी आदमी की बात कर रहा है जिससे वह पहले मिल चुका है। अगले सीन में हायन दौड़ते हुए यीशु के पास आती है और चिल्लाती है, ब्रेड, मेरा ब्रेड कहाँ है? यीशु जवाब देता है, आज। हायन कहती है, मैं पोटैटोज हार्वेस्ट करूंगी, ब्रेड पहले। दोनों के बीच छोटी सी फाइट शुरू हो जाती है। एक ब्रेड चाहता है, दूसरा पोटैटोज। फिर यीशु कहता है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि ये कैसे करना है, ध्यान से देखो और सीखो। इसके बाद वह उसे समझाता है कि पोटैटोज को मिट्टी के नीचे से कैसे निकालते हैं। वह कहता है, इन रूट्स के नीचे की मिट्टी धीरे से खोदो, फिर कुछ बड़े गोल रूट्स ऐसे बाहर आते हैं। हायन
हायन कहती है ये तो अगली है। यीशु कहता है क्या ये तुम्हारे जैसे नहीं लगते? फिर यीशु कहता है क्या तुमने जिंदगी में कभी मिरर नहीं देखा? तुम अभी 23 साल की हो ना, अब समझ आया कि तुम अब तक शादी क्यों नहीं कर पाई। आज मैं इससे कुक करूंगा। हायन पूछती है ब्रेड नहीं। यीशु कहता है अगर नहीं खाना तो मत खाओ। हायन कहती है पहले दिखाओ क्या बनाओगे। इसके बाद यीशु दोनों पोटेटोज अच्छे से धोता है। हायन पूछती है इनसे क्या बनाने वाले हो? यीशु जवाब देता है पोटेटो पैनकेक। ये सिंपल फूड है जो सिर्फ पोटेटोज और ऑयल से बनता है। हायन कहती है सुनने में टेस्टी नहीं लग रहा। यीशु कहता है बस हेल्प करो, बाद में तुम्हें ब्रेड भी बनाऊंगा। तभी हायन कहती है नाइफ मुझे दो। यीशु डर जाता है और बोलता है क्या तुमने इसे पहले कभी यूज भी किया है? फिर वो कहता है बस जो आलू मैं दूं उसे इससे ग्राइंड कर दो। हायन बोलती है ठीक है, इतना सिंपल काम तो मैं कर ही सकती हूँ। फिर हम देखते हैं कि वो आलू बहुत तेजी से ग्राइंड करने लगती है। यीशु डर के मारे बोलता है अरे रुको, मुझे करने दो। फिर दोनों साथ में आलू ग्राइंड करते हैं। यीशु कहता है मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम एक आलू ठीक से छील भी नहीं सकती। हायन बोलती है तुम्हें भी तो काफी टाइम लगा था। यीशु कहता है मुझे नहीं पता था कि तुम्हें आलू ग्राइंड करना भी नहीं आता। हायन बोलती है चुप रहो। फिर यीशु कहता है अब इस ग्राइंड किए हुए आलू को छलनी में डालेंगे, ऊपर तैर रहा पानी फेंक दो और नीचे बचा आलू का स्टार्च अच्छे से मिला लो। फिर फ्राइंग पैन में थोड़ा सा ऑयल फैलाओ और इसे फ्राई करो। हायन बोलती है तुम्हारे हिसाब से तो ये टेस्टी होगा। यीशु कहता है अगर इसमें थोड़ा टेक्सचर चाहिए तो आलू के कुछ स्लाइस डाल सकते हो, चाहो तो थोड़ी सब्जियां भी डाल सकते हो, सब कुछ तुम्हारे पर्सनल टेस्ट पर डिपेंड करता है। अब ये तैयार है, जाओ ट्राई करो। हायन खाने को ध्यान से देखती है। यीशु कहता है ठंडा होने से पहले खा लो। हायन बोलती है मुझे जल्दी मत करो। उसके एक्सप्रेशन से लगता है कि उसे खाना बहुत पसंद आया। खाते हुए हायन बोलती है इसके किनारे वाले हिस्से खास तौर पर बहुत टेस्टी हैं। यीशु सोचता है इसे खाने का मजा लेना आता है, चाहे महंगे रिब्स का मजा न ले पाए। फिर यीशु हायन से कहता है अगली बार मैं तुम्हारे निकाले हुए आलू से आलू की ब्रेड बनाऊंगा। हायन बोलती है मुझे पाउंड केक ज्यादा पसंद है। यीशु कहता है लेकिन अभी तो तुम इस आलू पैनकेक को काफी एंजॉय कर रही हो। हम देखते हैं कि रोज काफी टाइम बाद मैगी के घर आई है। मैगी बोलती है तुम आ गई? रोज बोलती है हाँ, वैसे तुम ठीक ही थी ना, इस बार मैं यहाँ करीब 3 दिन रहूंगी, मेरे लिए बहुत सारा टेस्टी खाना बनाना, ठीक है? तभी यीशु आता है और रोज से कहता है मैडम क्या मुझे आपका थोड़ा टाइम मिल सकता है? रोज चौंक जाती है। अगले सीन में रोज पूछती है तो ये सब किस बारे में है? यीशु बोलता है मुझे आपसे एक एहसान चाहिए। रोज कहती है एहसान? यीशु कहता है लूसियन गांव के लोगों से मैंने कुछ बातें सुनी है। रोज पूछती है फिर? यीशु बोलता है सबसे पहले मैं ये साफ कर दूं कि मुझे मेडिथ फैमिली पर शक नहीं है तो बुरा मत मानिएगा, मुझे पता है कि आपकी फैमिली ने भी गार्ड्स तैनात किए हैं। रोज पूछती है तुम कहना क्या चाहते हो? यीशु कहता है कोई पहले ही मेडिथ फैमिली के खिलाफ नकली अफवाहें फैला रहा है। अफवाह और फैलने से पहले ठोड़ी पर एक स्कार है, क्या आप करवा सकती हैं कि आपके इलाके में किसी के ठोड़ी पर चाकू का निशान है या नहीं? हायन बोलती है क्या तुम कहना चाहते हो कि तुम्हें लगता है कि कसूरवार हमारे इलाके में है? मान लो वही है तो उसे ढूंढने के बाद क्या करेंगे? यीशु कहता है इसके लिए मेरे पास पहले से प्लान है। रोज कहती है अगर तुम किसी नोबल की इज्जत को नुकसान पहुंचाने की सोच रहे हो तो दोबारा सोचो, अगर ये गलत गया तो सजा मिलेगी। अगले सीन में हम रोज को कुछ खाते हुए देखते हैं और वो बोलती है कोई सजा नहीं होगी, ये खाना यीशु ने बनाया है। रोज कहती है ये क्या है, इतना सॉफ्ट कैसे है? क्या तुमने बटर से ऐसा टेस्ट बनाया है? अगर तुम्हें ये पहले से आता था तो पहले मेरे लिए क्यों नहीं बनाया? यीशु कहता है मुझे खुशी है कि आपको पसंद आया, फिर मेरे एहसान का क्या? रोज कहती है चिंता मत करो, तुम्हें बस एक लेटर चाहिए, जब वो मिल जाएगा, सही है ना? यीशु कहता है हाँ, फिर मैं वहां जाऊंगा। रोज कहती है ठीक है, ये कोई मुश्किल काम नहीं है, वैसे तुमने ये बनाया कैसे? यीशु कहता है आपको याद है वो आलू जो आपने मुझे सबसे पहले दिया था, मैंने उसे अच्छे से धोया और फिर स्लाइस कर दिया। रोज कहती है सच में इस देश के लोग कितनी आसानी से बेवकूफ बन जाते हैं। यीशु कहता है क्या? रोज कहती है क्या? फिर रोज कहती है जो जानकारी सिर्फ तुम्हें पता है वो दूसरों को क्यों बता रहे हो? उस जानकारी को पैसे के बदले बेचो। रोज कहती है तुम्हें क्या लगता है कि कारीगर किसान से ज्यादा क्यों कमाते हैं? क्योंकि उनके पास एक खास ट्रिक होती है जो सिर्फ उन्हें पता होती है, वो ट्रिक सिर्फ अपने बच्चों को सिखाते हैं, और जब उनके पास पैसा आ जाता है तो वो नोबिलिटी का सर्टिफिकेट खरीद कर नोबल बन जाते हैं। यीशु कहता है तो शायद अब मैं आपको रेसिपी नहीं बता सकता। रोज कहती है तो फिर उसके बदले बस खाना एंजॉय करो। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि रोज किसी के घर पहुंचती है। रोज गार्ड से कहती है हटो। गार्ड कहता है मुझे किसी को अंदर न जाने देने का आदेश है। रोज कहती है अच्छा। तभी अंदर से आवाज आती है सुना है कोई बहुत ज्यादा बोल रहा है, देखते हैं कौन है। रोज कहती है लूशियन गांव पर बैंडिट्स से अटैक करवाने वाले हम ही थे। किस तरह का बचकाना इंसान है जो इतनी लंबी जुबान चलाता है। अंदर से कोई रोज को अंदर आने को कहता है। एक आदमी कहता है हेलो मिस जेन। रोज बोलती है तुम ठीक थे। रोज कहती है अपना चेहरा ऊपर करो। वो आदमी जवाब नहीं देता। रोज उसके बाल खींचते हुए कहती है
है, सुना नहीं, सिर ऊपर करो वरना तोड़ दूंगी। सामने बैठा आदमी उसे सिर उठाने को कहता है। हम देखते हैं कि ये वही आदमी है जिससे यीशु पहले मिल चुका था। सामने बैठा आदमी रोज का पिता होता है। रोज कहती है पिताजी, फिर कहती है पिताजी मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करनी है। रोज अपने पिता को सब कुछ बता देती है, फिर पूछती है अब आप क्या करेंगे। उसके पिता कहते हैं जिसने अभी कबूल किया वो हमारी फैमिली का टेरिटरी मैनेजर है। मुझे पता था दूसरे नोबल्स कुछ प्लान कर रहे हैं, लेकिन ये उम्मीद नहीं थी कि वो हमारे मैनेजर को खरीद कर हमारी इज्जत गिराने की कोशिश करेंगे। रोज कहती है हमें इसे उल्टा लटका कर तब तक पीटना चाहिए जब तक इसकी आत्मा मुंह से बाहर ना आ जाए। इसने अब तक ये नहीं बताया कि इसे पैसे किसने दिए, सही है ना। उसके पिता कहते हैं हाँ, ये कह रहा है कि सब कुछ उसी ने अकेले प्लान किया। रोज कहती है तो फिर इसे एक हफ्ते तक डुबोकर टॉर्चर करते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि यीशु एक खूबसूरत कैरेज में किसी जगह जा रहा है। यीशु वहां पहुंचता है। हम रोज को उसका इंतजार करते हुए देखते हैं। रोज के नए लुक को देखकर यीशु हैरान हो जाता है। वो सोचता है ये सच में एक ड्यूक की बेटी लगती है। रोज कहती है ऐसा रिएक्शन क्यों, वैसे अभी आए हुए गेस्ट को ऐसे टेस्ट करना सही नहीं है, लेकिन पहले इस काम को निपटा लेते हैं। यीशु कहता है ठीक है। रोज पूछती है तो तुम्हारा प्लान क्या है। यीशु कहता है ये मेरी फैमिली का खजाना है, इसे एक जादूगर ने बनाया था जिसमें थंडर गॉड और बुद्धि के भगवान की ताकत है। फिर वो कुछ दिखाता है और कहता है इसे लाई डिटेक्टर कहते हैं। रोज कहती है इतनी डिटेल में समझाने की जरूरत नहीं है, तो ये एक आर्टिफैक्ट है, सही है। यीशु कहता है हाँ हाँ ये एक आर्टिफैक्ट है। रोज कहती है तो ये झूठ और सच में फर्क करता है। यीशु कहता है बिल्कुल सही। रोज मन में सोचती है ये आखिर है कौन, इसके पास विरासत में मिला आर्टिफैक्ट है और इसके कॉन्टिनेंट में जादूगर भी हैं, क्योंकि आर्टिफैक्ट आम लोगों को देखने को नहीं मिलते। फिर रोज कहती है ठीक है, इसे अभी इस्तेमाल करते हैं। यीशु पूछता है क्या तुम ये नहीं देखना चाहती कि झूठ बोलने पर क्या होगा। रोज थोड़ा डरते हुए कहती है क्यों, क्या ये मुझे मार देगा। यीशु कहता है नहीं नहीं। फिर हम देखते हैं कि दोनों मिलकर उस मशीन की मदद से उस आदमी के मुंह से सच निकलवाने की कोशिश करते हैं। यीशु कहता है अब से अगर तुम सच बोलोगे तो भगवान तुम्हारे साथ होंगे, लेकिन अगर झूठ बोला तो वो तुम्हारी नसें फाड़ कर सजा देंगे। वो आदमी कहता है मुझे इस पर भरोसा क्यों करना चाहिए। यीशु कहता है मैं इसे एक सिंपल तरीके से साबित करता हूँ, बस मेरे हर सवाल पर ना कहना। फिर यीशु उससे पहला सवाल पूछता है क्या मिस जेजे को आंट हम्फ्री का खाना पसंद है। इस सवाल पर सब लोग रोज को देखने लगते हैं। वो आदमी कहता है नहीं। तभी मशीन झूठ पकड़ लेती है और उसे इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। यीशु कहता है देखा, अब प्रैक्टिस खत्म। फिर डरावने चेहरे के साथ यीशु कहता है अगर तुमने एक बार भी फिर झूठ बोला तो तुम्हारा परिवार, बच्चे और पोते तक तुम्हारे पाप की सजा भुगतेंगे। भगवान तुम्हारे शरीर के हिस्से अलग कर देंगे। वो आदमी डर कर कहता है प्लीज मेरे परिवार को छोड़ दो, मैंने बस वही किया जो मुझे कहा गया था। यीशु खुश हो जाता है। रोज के पिता यीशु से कहते हैं अब मैं संभाल लूंगा, तुम बाहर इंतजार करो, अपना आर्टिफैक्ट साथ ले जाना। फिर हम देखते हैं यीशु और रोज उस कमरे से बाहर आते हैं। रोज कहती है ये तो जल्दी हो गया। यीशु कहता है अब क्या करेंगे। रोज कहती है मैंने तुम्हारे लिए कुछ तैयार किया है। यीशु पूछता है क्या। रोज कहती है मुझे यकीन है तुम्हें बहुत पसंद आएगा। हम देखते हैं कि यीशु के सामने केक की एक टोकरी लाई जाती है थैंक यू के तौर पर। यीशु चौंक जाता है। रोज कहती है टेस्टी लग रहा है ना, ये ट्राई करो, ये फ्लावर डेजर्ट है और नोबल्स और रॉयल्स में काफी पॉपुलर है। यीशु सोचता है ये बहुत टेस्टी होगा, लेकिन खाते ही उसे तेज परफ्यूम की स्मेल आती है जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आती। रोज पूछती है क्या लगता है। यीशु कहता है नो कमेंट्स। रोज कहती है बाकी भी ट्राई करो। यीशु कहता है ठीक है और सोचता है उम्मीद है ये बेहतर होगा। रोज कहती है सब ट्राई कर सकते हो। यीशु एक और खाता है, फिर सोचता है मुझे ये टेस्ट समझ नहीं आता, ये तो कॉस्मेटिक जैसा लगता है, कितना खराब। लाई डिटेक्टर वाले मामले के बाद यीशु ने मेडिसी फैमिली का भरोसा जीत लिया होता है। अब हम उसे रिलैक्स करते हुए देखते हैं। रोज और यीशु के बीच हल्की फन वाली बातें होती हैं। रोज पूछती है वैसे। यीशु जवाब देता है हाँ। रोज कहती है क्या मैं इसे उधार ले सकती हूँ। यीशु कंफ्यूज हो जाता है और पूछता है तुम इसका क्या करोगी। रोज पूरे इरादे के साथ कहती है मैं कुछ गार्ड्स को डिसिप्लिन करना चाहती हूँ। यीशु गार्ड्स के लिए डर जाता है और मना कर देता है। शाम को यीशु काउंट मेडिसी के सामने जाता है और खुद को ठीक से इंट्रोड्यूस करता है। हम देखते हैं कि काउंट मेडिसी यीशु के बहुत आभारी होते हैं क्योंकि वो सबसे ज्यादा मददगार साबित हुआ था। अगली सुबह यीशु आरामदायक नींद से उठता है, फिर खिड़की के पास जाकर भीड़ भाड़ वाले शहर को देखता है। ठंडी हवा महसूस होते ही वो खिड़की बंद कर देता है। तभी उसका
बटलर आता है और उसके लिए मॉर्निंग टी, स्नैक्स और एक बाथरोब लाता है। यीशु को थोड़ा अजीब लगता है कि वो इस नई दुनिया में इतना आराम कर रहा है, लेकिन जब उसे खाने के लिए बुलाने की आवाज आती है और काउंट मेडिची के साथ भोजन करने को कहा जाता है तो वो मान लेता है कि यही अब उसका नया घर है। डाइनिंग टेबल पर रोज बहुत एक्साइटेड होती है और यीशु को नोबल कपड़ों में देखकर कहती है, इस आउटफिट में तुम बिल्कुल नए गोल्ड कॉइन की तरह चमक रहे हो। यीशु शर्म महसूस करता है क्योंकि वो ऐसे कपड़ों का आदी नहीं है, लेकिन फिर भी मेडिसी फैमिली के साथ खाना खाता है। रोज को उसकी पर्सनल मेड उसके बोलने के तरीके पर टोकती है। लेक्चर फील करके रोज मेड को खाना लाने का ऑर्डर देती है। खाने में फल, चिकन और मछली होती है। यीशु जब मछली खाता है तो उसे सिर्फ नमक और काली मिर्च का स्वाद आता है। रोज वही टेस्ट खा खाकर बोर हो चुकी होती है और यीशु का रिएक्शन देखकर कहती है, अब समझ आया मैं बार बार मिसेस हम्फ्री के पास क्यों जाती हूँ। मेडिसी फैमिली को बुरा न लगे इसलिए यीशु खाने की तारीफ करता है। फिर उसे मटन रिब्स परोसे जाते हैं। वो अच्छे होते हैं और यीशु को बिल्कुल भी चिकने नहीं लगते। रोज की माँ चिंता करते हुए कहती है, अरे बेटा, क्या तुम खाने को लेकर थोड़ी ज्यादा चूजी नहीं हो। रोज झुंझलाकर कहती है, माँ जब आप मिसेज हम्फ्री का खाना खाएंगी तब ऐसा नहीं कहेंगी। उसकी माँ कहती है, तभी तो कह रही हूँ उन्हें घर बुलाओ। खाने के बाद रोज और यीशु शहर घूमने निकलते हैं। उनके जाने के बाद काउंट मेडिची और उसका बटलर यीशु के इनाम को लेकर बात करते हैं। लॉर्ड मेडिची कहते हैं, सिर्फ पैसे हमारे आभार को दिखाने के लिए काफी नहीं है। बटलर चौंक जाता है और समझ जाता है कि लॉर्ड मेडिची यीशु के लिए नोबल बनने की सिफारिशी चिट्ठी लिखने का सोच रहे हैं। बटलर बताता है कि काउंट की सिफारिश से यीशु बिना किसी रोक टोक के नोबल प्रिविलेज खरीद सकता है, लेकिन काउंट बहुत कम ही ऐसी सिफारिश लिखते हैं। कुछ दिन बाद हम एक शानदार कैरेज देखते हैं जिसमें लोहे के पहिए हैं और 2 घोड़े उसे खींच रहे हैं। अंदर एक जाना पहचाना आदमी बैठा है। उसके पास सिफारिशी चिट्ठी और 5000 गोल्ड कॉइन होते हैं नोबल प्रिविलेज खरीदने के लिए। यीशु सोचता है ये पैसा उसके लिए बहुत ज्यादा है, इसलिए वो कुछ बैंक में सेव करने का प्लान बनाता है। वो रोडरन पहुंचते हैं। कमजोर बार्ड को देखकर वो गांव के चारों ओर नई फेंसिंग का आइडिया सोचता है। एक खूबसूरत सुबह हम देखते हैं यीशु और हांजा के घर की दीवारों पर मेहनत कर रहे हैं क्योंकि सर्दी आने वाली है। हांस को जिज्ञासा होती है कि यीशु के होम टाउन में लोग सर्दियों की तैयारी कैसे करते हैं। वो पूछता है, तुम्हारे यहाँ लोग सर्दी के लिए कैसे तैयारी करते हैं। यीशु थोड़ा कंफ्यूजस हो जाता है कि सेंट्रल हीटिंग कैसे समझाए, लेकिन फिर कहता है, हमारे यहाँ अंडर फ्लोर हीटिंग सिस्टम होता है। हम फर्श के नीचे पत्थर बिछाते हैं और नीचे आग जलाते हैं जिससे हवा गर्म होती है और पत्थर भी। हांस डरते हुए कहता है, तो तुम लोगों को जिंदा ग्रिल करते हो। यीशु को अंदाजा था कि हांस ऐसा ही रिएक्ट करेगा, इसलिए वो बात आगे नहीं बढ़ाता। लेकिन वो अपने अंडर फ्लोर हीटिंग के लिए एक प्लान सोच लेता है। जब वो खुद लॉर्ड बनेगा तो अंडोल के लिए एक अलग कमरा बनाएगा। उसके दिमाग में एक और आइडिया आता है और वो हांस से मदद मांगता है। बाद में हांस सुअर के पैर लेकर यीशु के घर आता है। यीशु उसका धन्यवाद करता है और टेबल पर रखने को कहता है। हम्फ्री एक्साइटेड होकर चिल्लाती है और ऐलान करती है कि आज का डिनर यीशु बनाएगा। फिर वो सबसे पूछती है, जिन लोगों को यहाँ खाना है हाथ उठाओ, जिनके घर परिवार इंतजार कर रहा है वो जा सकते हैं। इतने लोगों को देखकर यीशु चौंक जाता है और विनम्रता से कहता है, इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, तब तक आप सब बाहर इंतजार करें। जैसे ही आखिरी आदमी बाहर जाता है, यीशु के आसपास का माहौल बदल जाता है। वो दूसरी दुनिया से लाए अपने सीक्रेट हथियार निकालता है, मसाले और कंडिमेंट्स। वो सुअर के पैरों को पानी, बियर और तेज पत्ते के साथ पकाना शुरू करता है और उबलने के लिए छोड़ देता है। पहली बार उबालने के बाद वो पानी निकाल देता है और फिर से साफ पानी डालकर पैरों को दोबारा उबालता है ताकि गंदी स्मेल निकल जाए। फिर वो उन्हें एक बाउल में निकालता है और मैरिनेशन के लिए सोया सॉस एंड हर्ब टॉनिक टी डालता है। साथ में नमक और शुगर भी डालता है सीजनिंग के लिए। कई घंटों की मेहनत और कुकिंग के बाद डिश तैयार हो जाती है और वो सबको ऐलान करता है कि डिनर सर्व हो गया है। लोग यीशु की कुकिंग देखकर शॉक हो जाते हैं और कुछ तो टेस्ट करने के लिए ललचा जाते हैं। लोगों को पिग्स फीट का स्वाद चौंका देता है क्योंकि उन्होंने इसे इस तरह पहले कभी नहीं खाया था और कुछ लोग यीशु से उसकी रेसिपी भी पूछने लगते हैं। हांस, जो यीशु की कुकिंग से पूरी तरह मेस्मराइज था, उससे पूछता है, ये च्यूई स्किन कमाल की है, तुमने सॉस कैसे बनाया। यीशु जानता था कि अगर उसने दूसरी दुनिया की बात बता दी तो वो जिंदा नहीं बचेगा, इसलिए वो सीक्रेट छुपाते हुए कहता है कि ये हमारे परिवार की सीक्रेट सॉस है जो पीढ़ियों से चली आ रही है, इसलिए मैं नहीं बता सकता, सॉरी। हांस थोड़ा डिसअपॉइंट होता है लेकिन बाद में समझ जाता है। यीशु खाना एंजॉय करना चाहता था और उसे एक आदमी के पास खाली जगह मिलती है। वो उससे पास बैठने की इजाजत मांगता है। वो आदमी मान जाता है और कहता है, जरूर, मैं चौकर हूँ। यीशु को ये आदमी इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि वो नया चेहरा था और वो उसके बारे में जानना चाहता था। मैंने तुम्हें पहले नहीं देखा, क्या तुम मर्चेंट हो? इतनी ठंड में यहाँ तक कैसे आए? आदमी एक्साइटेड और प्लेफुल हंसी के साथ जवाब देता है, हाँ, मैं फिश शॉप चलाता हूँ। ऐसे मौसम में मछली अच्छा
दिखती है। यीशु सोच समझकर जवाब देता है, शायद इसलिए क्योंकि इस ठंड में प्रिजर्वेशन मैजिक की कॉस्ट कम हो जाती है। आदमी आईसू के जवाब से इम्प्रेस हो जाता है और कहता है, बिल्कुल सही, प्रिजर्वेशन मैजिक काफी महंगी होती है। ऊपर से इस फ्रीजिंग मौसम में माउंट नॉट्स चढ़ना मतलब सीधे भगवान के पास जाना, तो ये ताजी मछली बेचकर पैसा कमाने का अच्छा मौका है। वो आदमी थके हुए टोन में ये कहता है। लेकिन यीशु की कुकिंग का एक बाइट लेते ही वो खुश हो जाता है और जैसे उसमें नई एनर्जी आ जाती है। वो खुशी से चिल्लाता है और यीशु की जमकर तारीफ करता है इस शानदार खाने के लिए। यीशु थोड़ा हैरान हो जाता है, लेकिन उस आदमी की जिद और पैसे कमाने के रिस्की तरीके से इंप्रेस होकर उससे अपने फ्यूचर के लिए उसका बिजनेस कार्ड मांग लेता है। कुछ दिनों बाद गांव में भयानक ठंड पड़ती है। यीशु, जिसके पास कोई ढंग का हीटिंग सिस्टम नहीं होता, उसे हम फायरप्लेस के पास बैठकर खुद को गर्म करते हुए देखते हैं। वो इसे अपनी एक परीक्षा मानता है और सोचता है कि ये ज्यादा समय तक नहीं चलेगी। वो अपने ख्यालों में डूबा होता है, तभी एक गांव वाला चिल्लाता है, आग लग गई है। आयसू झट से अपने कॉटेज से बाहर निकलता है और आग की लपटें देखकर टूट सा जाता है और समझ नहीं पाता कि आग कैसे लगी। तभी हांस उसे होश में लाकर कहता है कि पानी लाओ ताकि आग फैल न जाए। पूरा गांव दहशत में आ जाता है। हर कोई दौड़कर पानी लाता है आग बुझाने के लिए। एक औरत रोते हुए चिल्लाती है, ओह नहीं, मेरा घर, प्लीज मेरा घर बचाओ। जैसे जैसे पैनिक बढ़ता है, हायन वहां आती है। अपने वाटर मैजिक के साथ मोनिटो नो अनारियो डेहेन का मंत्र बोलते हुए वो वाटर स्पिरिट से मदद मांगती है और गांव को जलने से बचाने के लिए बहुत सारा पानी बुला लेती है। गांव वाले ये अनएक्सपेक्टेड मैजिक देखकर हैरान रह जाते हैं। उन्हें समझ आता है कि एल्व्स की रॉयल वंशज खुद आकर उनकी और उनके गांव की मदद कर रही है। हायन जब आग बुझाने आती है तो यीशु चौंक जाता है ये देखकर कि वो दूसरों के लिए आगे आई और खुद को खतरे में डाला। वो लैटिन में स्पेल बोलते हुए एक बड़ा सा पानी का गोला बनाती है जो फटकर बारिश बन जाता है और आग पूरी तरह रुक जाती है। आग शांत होते ही गांव वाले सदमे में होते हैं। ये कैसे हुआ? कुछ लोग फुसफुसाने लगते हैं, क्या अभी मैजिक हुआ था? हमारे गांव में कोई मेज क्या कर रहा है? माना यूज करने से थकी हुई हायन को देखकर एक बूढ़ा आदमी धीरे से बोलता है और झुककर उसका धन्यवाद करता है उसकी बड़ी मदद के लिए। उसे झुकते देख बाकी लोग भी झुक जाते हैं और अपना आभार जताते हैं। यीशु को उस पर गर्व महसूस होता है और वो उसे बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे इग्नोर करके अपने कमरे में चली जाती है। गांव वाले जले हुए घरों को ठीक करने की प्लानिंग करने लगते हैं और कुछ अच्छे आइडिया भी सामने आते हैं। यीशु फिर भी हायेन को लेकर परेशान रहता है और चिंता किए बिना नहीं रह पाता। अगली सुबह यीशु जल्दी से हियन के कमरे के पास जाता है और धीरे से दरवाजा खटखटाता है। हे हियन, मैं हूँ। उसके हाथ में उसके लिए एक ब्राउन बैग भी होता है। वो धीरे से दरवाजा खोलती है और कल माना यूज करने की वजह से थकी और उदास लगती है। उसे देखकर चिड़चिड़े टोन में पूछती है, तुम्हें क्या चाहिए? यीशु उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो दरवाजा बंद कर देती है और कहती है, तुम मेरा कीमती वक्त बर्बाद कर रहे हो। यीशु जानता था कि उसका मूड खराब है, तो वो उसे एक ट्रीट देकर लुभाने का सोचता है और कहता है, देखो ब्रेड मेज तुम्हारे लिए क्या लाया है। भूख लगने पर वो फिर से धीरे से दरवाजा खोलती है और नाखुश लेकिन थोड़े गर्मजोशी भरे टोन में कहती है, तुम दिन ब दिन ज्यादा चालाक होते जा रहे हो। यीशु हल्की हंसी के साथ कहता है, और तुम अब भी दिल को आस्तीन पर रखती हो। हंसी रुकते ही वो उसकी थकी आंखें और डार्क सर्कल देखता है। उसे डर और चिंता महसूस होती है। वो उससे पूछता है, क्या हुआ? वो बेपरवाही से जवाब देती है, मैजिक पावर कहीं से अचानक नहीं निकलती, समझे? यीशु समझ जाता है कि उसने बहुत ज्यादा माना यूज कर लिया था और गांव बचाने के लिए उसे धन्यवाद देता है। उसकी तारीफ सुनकर वो शर्मिंदा हो जाती है और रूठे हुए गुस्से वाले टोन में कहती है, मैंने ये गांव के लिए नहीं किया, मैंने ये ब्रेड मेज को बचाने के लिए किया। यीशु जानता था कि उसका मूड स्विंग करता रहता है, इसलिए वो ज्यादा नहीं बोलता और सीरियस होकर पूछता है, वैसे क्या तुम्हें गांव वालों को तुम्हारी पहचान पता चलने से दिक्कत है? वो जानती थी कि अब उसकी पहचान सामने आ चुकी है और लोग उसे परेशान कर सकते हैं, लेकिन उसका मूड खराब था, इसलिए चिड़चिड़े टोन में कहती है, ये तुम्हारा काम नहीं है, मैं खुद संभाल लूंगी। मुझे आराम चाहिए, जो लाए हो दे दो और निकलो। यीशु समझ जाता है कि वो थकी हुई है। वो वैसा ही करता है और बताता है कि आज वो किस तरह की ब्रेड लाया है। ये एग कुकीज कहलाती हैं। वो आगे समझाने ही वाला होता है कि वो जोर से दरवाजा बंद कर देती है और यीशु अकेला वहीं खड़ा रह जाता है। वो सोचता है कि उसे अपने गुस्से पर काम करने की जरूरत है। चाहते हुए वो सोचता है, वैसे भी यहाँ एग कुकीज होती ही होंगी, तो समझाना छोड़ देता हूँ। जब हायन ने यीशु को जाते देखा तो वो कुछ देर उसकी पीठ देखती रहती है, फिर एग कुकीज की तरफ ध्यान देती है। वो कुकीज देखकर काफी मेस्मराइज्ड हो जाती है और कहती है, अंडे से बनी कुकीज, लेकिन इनकी खुशबू वैसी नहीं है जैसी मैं जानती हूँ। वो एक कुकी उठाती है जो देखने में बेहद टेस्टी और क्रिस्पी होती है। पहला बाइट लेते ही वो मुंह में खुल जाती है और उसके मुंह से बस एक लाइन निकलती है, ये बहुत डिलिशियस है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि गांव वाले नदी के किनारे किसी फेस्टिवल के लिए जमा
हो रहे हैं। आइसू कंफ्यूज होता है कि सब यहाँ क्यों इकट्ठा हैं। तभी उसे हांस दिखता है जो नदी के पास खड़ा होता है, बहुत एक्साइटेड और नए कपड़े पहने हुए। हंस उसे एक बर्तन पकड़ाता है। यीशु कंफ्यूज होकर पूछता है, बर्तन? हांस जवाब देता है, हाँ, हम हर साल इसमें एक पत्थर डालते हैं जो हमारी उम्र को दर्शाता है। बाद में नदी किनारे से एक सुंदर सा पत्थर ढूंढ लेना। यीशु अभी भी थोड़ा कंफ्यूज्ड रहता है, लेकिन फिर भी वो हांस से मिला हुआ गिफ्ट एक्सेप्ट करता है और उस रिचुअल को फॉलो करता है, जिस पर उसके मन में ये क्यूरियोसिटी बनी रहती है कि आखिर ये ओकेजन क्या है। जिस पर वो हांस से पूछता है, बाय द वे, क्या आज कोई स्पेशल डे है? यहाँ तो काफी भीड़ है। जिस पर हांस, ये जानते हुए कि यीशु गांव का नहीं है और आउटसाइडर है, जवाब देता है, ओह, शायद तुम्हें नहीं पता यीशु, आज विलेज का फेस्टिवल है जिसे क्वासालूना कहते हैं और इसी दिन हम पॉट में स्टोन्स रखते हैं। ये सुनकर यीशु इस फेस्टिवल की सिग्निफिकेंस समझता है और फिर अपने आसपास के लोगों के साथ इसे एंजॉय करता है। फिर धीरे धीरे मून बाहर निकलता है और विलेज चीफ एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा होकर बोलने का इंतजार करता है, जिस पर क्राउड शांत हो जाता है और वो बोलता है, प्लीज आने वाले साल भर हमारी प्रोटेक्शन करते रहना। इसके बाद स्पीच चलती रहती है। दूर फायरवर्क्स फूटते दिखते हैं और लोग हंसते हुए एंजॉय करते नजर आते हैं। फिर हम हांस और यीशु को बात करते देखते हैं कि ये रिचुअल कितनी देर तक चलता है। इसके बाद जब लोग इकट्ठा होने लगते हैं, यीशु विलेज चीफ से थोड़ी बात करता है और उनसे इस विलेज में और रहने की परमिशन मांगता है, जिस पर चीफ सिर हिलाकर उसे अप्रूव करता है। फिर चीफ सबको लाइन में खड़े होने के लिए कहता है और विलेजर्स एक्साइटेड हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि अब क्वासालूना का मेन मोमेंट आने वाला है। चीफ हर किसी के सिर पर पानी में मिला हुआ रेड पाउडर लगाता है और धीरे धीरे सबको मार्क करता है। यीशु थोड़ा नर्वस रहता है क्योंकि ये उसका पहला क्वासालूना है और वो अपने टर्न का इंतजार करता है और मार्क होने के बाद हांस उससे कहता है, इसके बाद हम स्टोन को पॉट में डालते हैं और एक विश मांगते हैं। यीशु सिर हिलाता है और अपने हाथ जोड़कर विश करता है कि ये साल पिछले साल से ज्यादा हैप्पी हो। फिर वो मन ही मन जोड़ता है, मॉम डैड मैं ठीक हूँ और आप दोनों को बहुत मिस करता हूँ। क्वासालूना के दिन गुजरने के बाद हम यीशु को विलेज छोड़ने की तैयारी करते देखते हैं, जहाँ वो खाने का सामान, पानी, फर्स्ट एड किट और सबसे जरूरी चीज काउंट मेडिची से मिला हुआ पैसा पैक करता है। इसके बाद वो रोज से मिलता है और दोनों इस बात पर बात करते हैं कि यीशु कैसे नोबल प्रिविलेज खरीद सकता है और ये भी बताया जाता है कि वो प्यूजिंग में स्टेटस खरीद सकता है। जिस पर रोज समझाती है, प्यूजिंग एक पोर्ट सिटी है जिसे हम मेडिची फैमिली चलाते हैं। पहले हम मोंगा पोर्ट यूज करते थे, लेकिन वहां टैक्सेस बहुत ज्यादा लगने लगे, इसलिए हमें नया पोर्ट ढूंढना पड़ा। यीशु उनकी सिचुएशन समझता है और रोज आगे बताती है कि हर पोर्ट में रॉयल एडमिनिस्ट्रेशन होती है जो रैंक सर्टिफिकेट्स देती है और तुम्हारे पास मेरे फादर का रिकमेंडेशन लेटर है, तो तुम पूसिंग में इजीली स्टेटस खरीद सकते हो। यह सुनकर यीशु काउंट मेडिची की जनरोसिटी को फील करता है और मेडिची फैमिली का आभारी महसूस करता है। लेकिन तभी रोज उसे डिस्टर्ब करती है और कहती है कि इससे पहले तुम्हें एक और हर्डल पार करना होगा, जिस पर यीशु गहरी सोच में चला जाता है क्योंकि उसे समझ आता है कि नोबल प्रिविलेज के लिए उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। वो सोचता है कि कहीं वो किसी बड़े स्कैम में तो नहीं फंस रहा, लेकिन फिर सिर हिलाकर काउंट मेडिची पर भरोसा करता है। उसके दिमाग में ये भी चलता है कि वो अपने 8,000 गोल्ड से अपने ओरिजिनल वर्ल्ड में एक बड़ा हाउस खरीद सकता था, लेकिन वो इस आइडिया को झटक देता है। वो खुद से कहता है, मैंने स्टेटस इसलिए लेने का फैसला किया क्योंकि मैं यहाँ अपनी लाइफ का पर्पस ढूंढना चाहता हूँ। जब मैं दूसरे वर्ल्ड तक आ ही गया हूँ तो क्यों ना अपना टाइम सही से यूज करूँ और कम से कम एक फेडरल लॉर्ड बनूं। उसका मन पूरी तरह बन चुका होता है। इसके बाद हम यीशु और हान को साथ बैठकर आराम से बातें करते देखते हैं और जब हान भरा हुआ मुंह लेकर बोलती है, मैं भी फूइंग जाना चाहती हूँ, यीशु उसकी इस क्लमजीनेस पर मुस्कुराता है और उसे पहले खाना निगलने को कहता है। हान सिर हिलाती है, ब्रेड खत्म करती है, खांसते हुए और अपनी चेस्ट पर हाथ मारते हुए, जो उसे और भी चाइल्डिश और क्यूट बना देता है। फिर खाना निगलने के बाद वो गर्व से बोलती है, मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं तुम्हारी गॉड बनूंगी। यीशु थोड़ा शॉक्ड होता है और हल्की हंसी के साथ कहता है, मुझे नहीं लगता कोई इतना वीक मुझे प्रोटेक्ट कर पाएगा। हन पाउट बनाती है और यीशु को थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन उसे उसका पाउट देखना अच्छा लगता है। तभी हान अपने स्किल्स दिखाने का फैसला करती है और मैजिक से पानी इकट्ठा करके यीशु के वीक पॉइंट्स के पास ले आती है। आइसिकल्स इतने शार्प होते हैं कि अगर वो यीशु को लग जाए तो उसकी जान जा सकती है। यीशु डर जाता है और घबराई आवाज में कहता है, हे ये क्या कर रही हो, इसे मुझसे दूर रखो। लेकिन हान और डराने का फैसला करती है और कहती है, काफी टाइम से ये मैजिक यूज नहीं किया, शायद कंट्रोल करने में दिक्कत हो। यीशु गुस्से और चिंता में बोलता है, एक और रीजन कि तुम्हें साथ न ले जाऊं, तुम यहीं रहोगी। लेकिन हान मना कर देती है और उसकी रिजेक्शन एक्सेप्ट नहीं करती। फिर वो बताती है कि उसका मोटिव मार्था है और वो कहती है, मैं तुम्हारा एहसान चुकाना चाहती हूँ। अगर तुम मेरा ऑफर एक्सेप्ट कर लो तो मैं 1 साल तक अपनी पावर
पावर्स सिर्फ तुम्हारे लिए यूज करूंगी। यीशु उसके वर्ड सुनकर थोड़ा टेकन अबैक हो जाता है और कुछ बोलने ही वाला होता है कि वो बीच में रोक देती है, और वैसे भी मुझे ब्रेड मेज की ब्रेड खाते रहना है। हन थोड़ा इरिटेटेड रहती है और कहती है आज ब्रेड नहीं थी, लेकिन फिर भी टेस्ट अच्छा था। यीशु कंफ्यूज्ड हो जाता है क्योंकि उसे लगा था कि उसे ये डिजर्ट पसंद आएगा जो उसने हम्फ्री के साथ मिलकर चीज से बनाया था। हान बताती है कि उसे बेस का क्रंची बिस्कुट भी पसंद आया और चीज की सॉल्टनेस के साथ इसका टेस्ट अच्छा लगा। वो तारीफ तो करती है लेकिन फिर भी कहती है कि ब्रेड बेटर होती है। यीशु मुस्कुराता है और उससे पूछता है अगर मैं मना कर दूं तो क्या करोगी? हन बेपरवाह अंदाज में कहती है तुम्हें दुनिया का सस बड़ा बेवकूफ समझूंगी और विलेज छोड़कर चली जाऊंगी। यीशु गहरी सांस लेता है और सोचता है कि अकेले जाने से अच्छा है हान को साथ ले जाना। सब कुछ सेट हो चुका होता है, पैसा तैयार है और वाटर मैजिक कंट्रोल करने वाली मेज भी साथ है, लेकिन उसे लगता है कि 1 साल कम है। वो उससे पूछता है क्या सच में सिर्फ 1 साल ही होगा? हन उसकी चालाकी से शॉक्ड होती है और मजाकिया टोन में कहती है लगता है तुम मेरी सोच से ज्यादा स्मार्ट हो। फिर वो बताती है कि उसके रॉयल ड्यूटीज भी हैं और वो हमेशा उसके साथ नहीं रह सकती। यीशु सिचुएशन समझता है और सोचता है कि आज पहला दिन है। तभी हान अपनी डिमांड रखती है कि हर हफ्ते मुझे टेस्टी ब्रेड चाहिए। यीशु मन ही मन सोचता है कि वो ग्रैटिट्यूड दिखा रही थी तो अब कंडीशंस क्यों रख रही है। वो प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करता है और नतीजा उसके लिए लॉस ही निकलता है। लेकिन फिर वो हल्की सी चालाक मुस्कान देता है और सोचता है कि हान और उसकी पावर से वो अपने लॉसेस कवर कर लेगा। यही एक ह्यूमन माइंड का तरीका होता है जो काफी टेरिफाइंग है। हान उसकी घूरती नजरों को नोटिस करती है और पूछती है कि वो उसे ऐसे क्यों देख रहा है। यीशु क्यूट और पोलाइट अंदाज में जवाब देता है एक्सक्यूज मी, आप क्या कह रही हैं? इससे उसकी क्लेवरनेस और मिस्ट्री साफ नजर आती है। अगली सुबह दोनों प्यूजिंग के लिए निकलते हैं। रास्ते में एक्सपेंसिव कैरेजेस और कैंपिंग का सामान दिखता है और तभी एक बच्चा उछल कर आता है और कहता है यीशु राइड के लिए थैंक्स, इतनी महंगी कैरेज में बैठना सच में अच्छा लग रहा है। यीशु मुस्कुराता है और उस बच्चे का वेलकम करता है। फिर यीशु और उस बच्चे के बीच बात होती है जहां वो डिस्कस करते हैं कि यीशु को ये कैरेज कैसे मिली और कैसे रोज ने उसे ये कैरेज गिफ्ट की थी। और तभी वो बच्चा धीरे से यीशु के कान में फुसफुसाता है वैसे तुम और हान कब से वो सब बन गए। यीशु कंफ्यूज्ड हो जाता है और उसके एलिगेशंस को साफ मना कर देता है, जिस पर हान जोर से हंसती है और उस जोक को अप्रिशिएट करती है। यीशु को थोड़ा बुरा लगता है और वो साफ कह देता है कि हान उसका टाइप नहीं है। ये साफ था कि हान को उस तरह से उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था सिवाय उसकी ब्रेड्स के। फिर हमें हान की पास्ट लाइफ की एक झलक मिलती है जहां वो बताती है कि हाफ एल्व्स का सिर्फ एक ही डिसेंडेंट बचा है और प्योर एल्व्स तो काफी समय पहले एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। वो टाइम काफी मुश्किल था लेकिन समहाउ वो सरवाइव कर पाए और उसे लगता है कि अपनी अपीयरेंस छुपाने से कई तरह के मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा होते हैं। जब वो बाहर निकलती है तो उसे एहसास होता है कि बाहर आना भी अच्छा लगता है। ताजी हवा जब उसकी स्किन को छूती है तो उसे अलाइव होने का फील आता है, लेकिन उसके दिल में अपने फैमिली को लेकर एक गहरी सैडनेस भी रहती है और वो यीशु की तरह केयरफ्री होकर मस्ती नहीं कर सकती। वो यीशु को लेकर क्यूरियस हो जाती है और उससे पूछती है तुमने कहा था कि तुम वॉयेजर हो, राइट? यीशु सिर हिलाकर उसकी बात से अग्री करता है। फिर वो पूछती है इसका मतलब तुम रोडर में ज्यादा समय तक नहीं रुकोगे, आगे कहाँ जाने का प्लान है? यीशु थोड़ा अनश्योर होकर जवाब देता है कि अभी श्योर नहीं हूँ, लेकिन फिलहाल मैं फ्यूडल लॉर्ड बनने वाला हूँ। यह सुनकर हान को शक होता है और वो कहती है कि अगर तुम फ्यूडल लॉर्ड हो तो तुम्हारे साथ गार्ड्स क्यों नहीं है? यीशु जवाब देता है क्योंकि मैं अभी फ्यूडल लॉर्ड बना ही नहीं हूँ। हान को अब भी उसके रियल आइडेंटिटी पर डाउट रहता है और वो कहती है कि कहीं तुम कोई एरिस्टोक्रेट तो नहीं हो जो रियल वर्ल्ड में एक्सपीरियंस लेने आया है। यीशु शांति से मना करता है और उसे यकीन दिलाता है कि वो सच में एक कॉमनर है। हन थोड़ा अनश्योर रहती है और पूछती है क्या तुम्हें लगता है फ्यूडल लॉर्ड बनना आसान है? यीशु हल्के टीजिंग टोन में लेकिन पोलाइटली जवाब देता है संभल कर बात करो, तुम फ्यूचर बैरन से बात कर रही हो। इसके बाद दोनों बैरन और काउंट के टाइटल्स पर गहरी बात करते हैं और ये भी कि कैसे 10 में से 9 बैरन्स सिर्फ टैक्सेस न दे पाने की वजह से अपना टाइटल खो देते हैं। लेकिन यीशु काफी काम रहता है और कहता है कोई टेंशन नहीं है, मैं वैसे भी बहुत रिच बनने वाला हूँ। हान थोड़ी एंग्शियस होकर पूछती है ये इंटरेस्टिंग है और ऐसा कैसे करोगे? यीशु स्मर्क करता है और उसे याद दिलाता है कि वो ब्रेड मेज है और किसी रोमेनियन सिटी में बेकरी खोल सकता है। हान उसके प्लान से अग्री कर जाती है और उसे आइडिया काफी शानदार लगता है। जैसे जैसे उनका सफर आगे बढ़ता है अंधेरा होने लगता है तो वो एक सेफ जगह पर कैंप लगाते हैं और आराम करते हैं। सुबह होते ही सब लोग अपना सामान समेटते हैं और आगे की जर्नी के लिए रेडी होते हैं। हम यीशु को हान को ढूंढते देखते हैं और तभी हान जंगल से बाहर आती है। यीशु खुश होता है और उससे बात करने जाता है लेकिन हान उसे इग्नोर कर देती है। यीशु को बुरा नहीं लगता क्योंकि वो उसकी कोल्डनेस का आदी हो चुका है। यीशु क्यूरियस हो जाता है कि इतनी सुबह वो जंगल में क्या कर रही थी। वो थोड़ा पीक करता है और
और देखता है कि वाइल्ड डॉग्स मरे हुए पड़े हैं क्योंकि वो दोनों कैरेज में ट्रैवल कर रहे थे। यीशु पूछता है, ये वाइल्ड डॉग्स तुमने मारे थे राइट? हान बिना इमोशन के जवाब देती है, क्यों पूछ रहे हो? यीशु को उस पर गर्व महसूस होता है क्योंकि उसने उन्हें वाइल्ड डॉग्स से बचाने के लिए आगे कदम बढ़ाया था और उसे अच्छा लगता है कि वो कुछ अच्छा कर रही है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं अचानक कैरेज रुकती है और यीशु कंफ्यूज्ड होकर पूछता है, अचानक क्यों रुके? बच्चा जवाब देता है कि यहाँ टोल देना पड़ता है। तभी यीशु को आइडिया आता है और वो काउंट मेडिची से मिला रिकमेंडेशन लेटर निकालता है जिससे उसके पैसे बच जाते हैं। बच्चा और यीशु हल्की मस्ती में उस लेटर को लेकर बात करते हैं और बच्चा शॉक हो जाता है क्योंकि काउंट मेडिसी बहुत कम रिकमेंडेशंस लिखता है। जब यीशु रजिस्ट्रेशन ऑफिस पहुंचता है तो वो लेटर और 5,000 गोल्ड कॉइन जमा करता है अपना टाइटल खरीदने के लिए। क्लर्क लेटर देखकर खुश हो जाता है और पूछता है, तो आपका नाम यीशु है, क्या मैं आपका सीरियल नाम जान सकता हूँ? यीशु थोड़ा अटक जाता है क्योंकि उसके पास कोई सरनेम नहीं होता, जो कि कॉमन बात है। क्लर्क उसे एक बुक से सरनेम चुनने को कहता है। यीशु पेजेस पलटता रहता है और आखिर में ब्लूम नाम देखकर उसे चुन लेता है। सिलेक्शन के बाद क्लर्क उससे पेपर साइन करवाता है और उसे सर यीशु ब्लूम कहकर बैरन का टाइटल दे देता है। साइन करने के बाद यीशु पूछता है कि क्या वो जा सकता है, जिस पर क्लर्क बताता है कि काउंट बनने के लिए उसे किसी काउंट के एस्टेट में 3 साल ट्रेनिंग करनी होगी और हर साल कम से कम 1,000 गोल्ड का टैक्स देना होगा जब तक 50,000 गोल्ड पूरे न हो जाए। यीशु ये कंडीशंस ऑलमोस्ट भूल ही गया था और फिर बोलता है कि वो मेडिसी फैमिली से ट्रेनिंग लेने का सोच रहा है और क्या कोई और ऑप्शन है। क्लर्क उसे शॉर्टकट बताता है कि 1,000 गोल्ड देकर कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल सकता है। यीशु को ये थोड़ा वियर्ड लगता है और वो कहता है कि वो इस पर सोचकर बाद में जवाब देगा। क्लर्क इसे मान लेता है। जैसे ही यीशु बाहर आता है हान उसे डिस्गस्टेड लुक के साथ देखती है और कहती है, क्या तुमने सच में वो सर्टिफिकेट खरीद लिया? यीशु संभल कर जवाब देता है, अब से मैं बैरन ब्लूम हूँ। हान इरिटेट हो जाती है और मजाक करती है कि वो उसे ग्रैंड मेज के सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर देगी, जिससे यीशु डर जाता है, लेकिन वो सिर्फ जोक होता है। थोड़ी देर बाद हान कहती है कि उसे भूख लगी है और दोनों एक फैंसी रेस्टोरेंट में जाते हैं। खाना आता है लेकिन हान उसे अजीब नजरों से देखती है। यीशु को लगता है शायद उसे सी फूड पसंद नहीं है, फिर भी वो श्रिम्प उसके प्लेट में रख देता है। हान श्रिम्प खाती है और उसे ओशन की सॉल्टीनेस और वेव्स का फील आता है जो उसे बहुत पसंद आता है। यीशु खुश हो जाता है कि उसे खाना पसंद आया और उसे गर्व महसूस होता है। हान एंजॉय तो करती है लेकिन उसे कुछ मिसिंग लगता है और वो सर्वर से लेमन वाटर मंगवाती है क्योंकि सी फूड के साथ वो अच्छा लगता है। उसका टोन थोड़ा रूड होता है जिसे देखकर यीशु को सर्वर के लिए बुरा लगता है। वो हान से कहता है लेकिन हान इरिटेटेड होकर जवाब देती है, मैं ऐसे ही बात करती हूँ, मैं हेल्प नहीं कर सकती। यीशु सोच समझकर कहता है, लेकिन ब्रेड मांगते समय तुम ऐसे बात नहीं करती। हान जवाब देती है, क्योंकि मुझे फ्री में डिलिशियस ब्रेड मिलती है जो एक्सपेंसिव बेकरी से भी बेटर होती है, इसलिए ऑब्वियसली मैं पोलाइट रहती हूँ। यीशु मन ही मन उससे एग्री करता है। हान समझाती है कि लॉबस्टर सस्ता नहीं होता और लेमन वाटर न लाना अनप्रोफेशनल है। यीशु को उसके लिए नया रिस्पेक्ट महसूस होता है और उसे लगता है कि वो सही कह रही है। हान यीशु को श्रिम्प पील करने का ऑर्डर देती है और यीशु बिना किसी हेसिटेशन के मान लेता है, जिससे हान हल्का सा मुस्कुराती है। अगली सुबह यीशु और हान सिटी में घूम रहे होते हैं, तभी हान बोलती है, यहाँ मछली की बहुत बदबू है, मेरी नाक में चुभ रही है। यीशु थोड़ा वरीड होकर कहता है, ये ओशन की स्मेल है, थोड़ा एडजस्ट करो। क्या तुमने पहले कभी ओशन देखा है? ये समझते ही कि ये उसका फर्स्ट विजिट है, यीशु मुस्कुराता है और ये भी नोटिस करता है कि ग्रम्पी होने के बावजूद वो एक्साइटेड है। थोड़ी दूर चलने के बाद दोनों पोर्ट पहुंचते हैं, जहां का सीन इतना खूबसूरत होता है कि हान उस नजारे में खो जाती है। समुद्र की ठंडी हवा, फ्रेश वेव्स और बसलिंग टाउन उसे पूरी तरह मेस्मराइज कर देता है। ये उसके लिए एक बिल्कुल नया सीनरी था जो उसने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। उस खूबसूरत नजारे को देखकर उसके मुंह से पहला शब्द निकलता है, इतना बड़ा है। उसी दौरान यीशु एक परफेक्ट फ्लैट स्टोन ढूंढ लेता है और हारिन को बुलाता है। हन कंफ्यूज्ड हो जाती है कि वो क्या दिखाना चाहता है और बिना कुछ बोले उसे ऑब्जर्व करती है। यीशु के चेहरे पर एक ग्रिन होती है। वो खुद को स्ट्रेच करता है और स्टोन स्किप करने की तैयारी करता है। स्ट्रेच करने के बाद वो अपना हाथ पीछे खींचता है और साइड से स्टोन फेंकता है। स्टोन समुद्र के पानी पर 7 बार स्किप करता है। हन उसके इस एक्ट को देखकर कंफ्यूज्ड रहती है और पूरे टाइम चुप रहती है, लेकिन फिर वो ईगर होकर यीशु की एक्शन कॉपी करना चाहती है। वो भी एक स्टोन उठाती है और ओशन में फेंक देती है। जैसा कि सब जानते हैं, स्टोन स्किप करने के बजाय सीधे डूब जाता है। यीशु पोलाइटली कहता है, ऐसे नहीं फेंकते, लेकिन उसे पता नहीं होता कि हान मैजिक यूज करती है। वो स्टोन को 7 से भी ज्यादा बार स्किप करवा देती है, जो यीशु के हिसाब से चीटिंग होती है। हान स्मर्क करती है और कैजुअली जवाब देती है, बैड लक, तुम मेज नहीं हो। इससे यीशु थोड़ा इरिटेट हो जाता है और उसे किसी तरह का बदला लेने का मन करता है। तभी हान आवाज लगाती है, चलो बैरन ब्लूम। ये सुनते ही यीशु के बॉडी में झटका सा लगता है, क्योंकि वो अभी इस नाम का आदी नहीं है। वो तुरंत बोलता
बोलता है, मुझे ऐसा मत बुलाओ। फिर साइड में बोलता है, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए इसे अडॉप्ट करने में। हान अग्री कर जाती है और दोनों कुछ देर सिटी में घूमते हैं। फिर अचानक ईसू की नजर आर्किटेक्चर गिल्ड पर पड़ती है, जिसे वो काफी टाइम से ढूंढ रहा था। वो अंदर जाता है और वहां एक मिडिल एजेड आदमी उसे ग्रीट करता है, जो लगभग 40 की उम्र का होता है। वो पूछता है कि वो किस तरह की हेल्प कर सकता है। ईसू सीधे अपनी बात रखता है, मैं एक अंडरग्राउंड स्टोरेज बनवाना चाहता हूँ। क्लर्क उसकी रिक्वेस्ट समझता है और उसे बैठने को कहता है ताकि वो प्लान बना सके। कुछ देर बाद वो पूछता है, साइज कितना सोचा है? ईसू तुरंत जवाब देता है, ये पूरे विलेज के लिए शेयर्ड स्टोरेज होगा। ईसू की बात समझकर वो सिर हिलाता है और स्ट्रक्चर और शेप प्लान करना शुरू करता है। इस दौरान ईसू एक्सप्लेन करता है, विलेज का नाम राल्दरन है, वहां 70 रेजिडेंट्स रहते हैं, यहाँ से 3 दिन की दूरी पर है अगर ईस्ट प्रोविंशियल रोड से जाओ। सारी इन्फॉर्मेशन सुनकर क्लर्क हिसाब लगाता है और कहता है, ट्रैवल एक्सपेंसेस, मटेरियल और लेबर मिलाकर टोटल कॉस्ट 52 गोल्ड होगी। ईसू सोचता है कि एक लॉग कैबिन बनाने का कॉस्ट 20 गोल्ड होता है, तो अंडरग्राउंड स्टोरेज का कॉस्ट रीजनेबल लगता है। तभी ईसू के दिमाग में एक डाउट आता है और वो पूछता है, एक फ्यूडल लॉर्ड एस्टेट बनाने में कितना खर्च आता है? क्लर्क जवाब देता है, ये काफी हद तक डिपेंड करता है। ईसू आगे पूछता है, मान लो मेडिसी फैमिली के कासल जितना बड़ा। क्लर्क थोड़ी देर सोचता है और फिर जवाब देता है, सिर्फ इनर कासल की बात करें तो आज के हिसाब से करीब 50,000 गोल्ड लगेंगे। ये अमाउंट सुनकर ईसू पूरी तरह शॉक हो जाता है। उसकी दुनिया में ये करीब 5 अरब के बराबर होता है, जो उसके लिए बहुत दूर की बात है। क्लर्क गर्व से बोलता है, हमारे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ने मेडिसी फैमिली का कासल बनाया था, इसलिए मुझे ये नॉलेज इनहेरिटेड मिली है। उसकी प्राइड भरी बात सुनकर ईसू उसका बिजनेस कार्ड मांगता है। क्लर्क बदले में उसका नाम पूछता है। ईसू गर्व से कहता है, ईसू ब्लूम, बैरन ब्लूम। उसका टाइटल सुनते ही क्लर्क डर जाता है और लाउड वॉइस में माफी मांगता है। वो कहता है कि वो खुद जाकर विलेज में स्टोरेज बनवाएगा। ईसू को थोड़ा अजीब लगता है कि उससे बड़ा आदमी उसे लॉर्ड कह रहा है। वो उस थॉट को झटक देता है और क्लर्क से कहता है कि शाम तक शॉप पर मिलना। क्लर्क डरते हुए सिर हिलाकर एग्री कर लेता है। ये सब देखकर ईसू को थोड़ा वियर्ड फील होता है और उसे लगता है जैसे वो बॉस बन गया हो। ईसू को लगता है कि कोरिया में ऐसा बॉसी बिहेवियर ठीक नहीं माना जाता और वो अनईजी हो जाता है। गिल्ड से बाहर निकलते हुए वो सोचता है कि उम्मीद है ये फेयरवेल गिफ्ट काफी होगा। चलते चलते उसकी नजर एक क्यूट डॉग पर पड़ती है, जो उसका ध्यान खींच लेता है। हान, जो घर वापस जाने के लिए उसका इंतजार कर रही होती है, इरिटेट होकर बोलती है, डिस्ट्रैक्ट होना बंद करो और चलो। ईसू उसे थोड़ी देर रुकने को कहता है, लेकिन हान उसे हरी करने को बोलती है। ईसू को लगता है हान थोड़ी स्टिंजी है, लेकिन वो उसे इग्नोर करता है और डॉग्स के साथ खेलते हुए पूछता है, ये किस ब्रीड के हैं? आदमी जवाब देता है, ये बॉर्डर कॉलीज है। वो गर्व से बताता है कि ये शीप हेर्डिंग के लिए ट्रेनेड है। ये सुनकर ईसू को आइडिया आता है कि वो इन्हें रोडरन ले जाकर विलेजर्स को फार्मिंग में हेल्प दिला सकता है। डॉग्स से इम्प्रेस्ड होकर ईसू पूछता है, 50 शीप के लिए कितने डॉग्स चाहिए होंगे? आदमी कॉन्फिडेंटली जवाब देता है, एक भी काफी है। ईसू पूछता है, प्राइस कितना है? आदमी कहता है, 3 गोल्ड सर। ईसू एक्साइटेड होकर बोलता है, तो फिर मैं पैर में ले लूंगा। ईसू तुरंत पैसे दे देता है और काफी एक्साइटेड होता है। वो विलेजर्स के बारे में सोचकर खुश होता है और ये भी सोचता है कि अगर विलेज में काम ना आए तो वो खुद ही डॉग्स पालेगा, क्योंकि उसे डॉग्स बहुत पसंद है। फिर अचानक ईसू को कुछ याद आता है और वो बुरी तरह रियलाइज करता है कि हान को एनिमल्स से नफरत है। उसे लगता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। वो हान का चेहरा देखता है और साफ समझ जाता है कि उसे एनिमल्स बिल्कुल पसंद नहीं है। वो सोचता है कि आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ होगा जिसने उसे इतना ट्रॉमेटाइज कर दिया। समय बीतता है और अगला दिन आता है। आर्किटेक्चर गिल्ड का क्लर्क टाइम पर ईसू का इंतजार कर रहा होता है। डॉग्स ईसू को देखकर बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं और उसके चेहरे को लिक करने लगते हैं। हान को यह देखकर डिस्गस्ट होता है और वो इरिटेट होकर डॉग्स को दिए गए उसके प्यार भरे नाम पर कमेंट करती है, तुम इन्हें बेबीज कहते हो, कब से तुम डॉग बन गए? डॉग्स को बेस्ट सीट्स मिलते देखकर हान और भी इरिटेट हो जाती है। डॉग्स को कैरेज में सेटल करने के बाद ईसू क्लर्क को बुलाता है और पोलाइटली कहता है, वैसे मेरी एक रिक्वेस्ट है। क्लर्क मुस्कुराकर पूछता है, क्या रिक्वेस्ट है सर? ईसू कहता है, विलेज वालों को अभी नहीं पता कि मैं बैरन बन गया हूँ, इसलिए आज मुझे सिर्फ आईसीयू कहकर बुलाना। क्लर्क स्माइल के साथ अग्री करता है और चला जाता है। क्लर्क से बात करने के बाद ईसू वापस कैरेज में जाता है और हरोन के साथ निकल पड़ता है। वो क्यूरियस हो जाता है कि हान को प्यूसिंग सिटी कैसी लगी और पूछता है, तो पूसिंग कैसा लगा? हान इरिटेट होकर जोर से बोलती है, तुम नोबल बनने के झंझट में क्यों पड़े, सीधे ट्रैवल क्यों नहीं करते? ईसू समझ जाता है कि वो थोड़ी शाई है और हल्के मूड में कहता है, लगता है तुम्हें मजा आया। फिर वो सॉफ्टली मुस्कुराता है और कहता है, अगले 1 साल तक साथ में यहाँ वहां घूमते हैं। हान के चेहरे पर समझदारी वाला लुक आता है और वो जेंटल वॉइस में पूछती है, तुम मेडिसी हाउस होल्ड में ट्रेनिंग लेने वाले हो, राइट? ईसू अग्री करता है।
हान आगे पूछती है, निकलने का प्लान कब है? यीशु जवाब देता है, करीब 1 हफ्ते में। क्यों पूछ रही हो? उसकी बात समझकर हान कहती है, क्योंकि हमें निकलने से पहले तैयारी करनी होगी। ये सुनकर यीशु थोड़ा चौंक जाता है और क्यूरियस टोन में पूछता है, श्योर हो? इससे लोग तुम्हें नोटिस करेंगे?